अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उसके हवाले से भी आपको अपडेटेड रखेंगे। और जिन शहरों में आपको पता है कोरोना पॉजिटिविटी ज़रा ज़्यादा है, वहाँ पर एटलीस्ट पैगामात की हद तक तो आवाम को ये तरगीब दी जा रही थी कि ज़रा एहतियात करें। अच्छा, बहुत से कल मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी और ऑब्वियसली लोग फोटोग्राफ्स वगैरह लगाते हैं, तो आई सॉ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली अडेयरिंग टू द मास्क। तो मास्क भी पहने हुए थे और एक दफ़ा हम फिर कहेंगे कि जहाँ भी हैं आप और कहीं जाने का भी अगर आपका इरादा है तो टेक अ मास्क विद यू, क्योंकि ऑब्वियसली गैदरिंग जितनी ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है कि कोविड फैले। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से मामलात हैं जो आज के शो में हमने डिस्कस करने हैं और हुकूमत क्या तैयारी कर रही है। जो अपोजिशन है प्राइमरीली इमरान खान साहब, वो अगर कोई मुमकिना हमला होता है उन पे, उसको किस तरह से निपटने के लिए वो नबरदाज़मा हैं या सफ़ आ रहा हैं अपने हम नवाओं के साथ, उसकी भी बात होगी। इसके अलावा भी कुछ अहम इशूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन के ममनुआ फंडिंग फैसले के शोर शराबे में हुकूमत ने एक डिफरेंट काम किया है और वो काम ये किया है कि तोशा खाने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। मतलब एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ममनुआ फंडिंग का रेफरेंस होगा, लेकिन अब तोशा खाने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया है। इस रेफरेंस में इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान बतौर वजीर आजम तोशा खाना से कुछ तोहफे मुफ्त में भी ले उड़े थे। हालांकि तोशा खाना के कवायद के तहत इनकी ज़्यादा कीमत अदा करनी चाहिए थी, लेकिन जो उन्होंने कीमत डिसाइडेड थी वो भी नहीं अदा की। रेफरेंस में ये भी इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने इन तोहफे को गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत सी और बातें भी हुई। और अगर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नाअहली के फैसले को देखा जाए कि वो बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला छुपाने पर नाअहल हो गए थे, मगर यहाँ तो वसूल किए गए असासे छुपाए गए हैं और बज़ाहिर एक तगड़ा रेफरेंस है जो इमरान खान को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि माजी में इमरान खान खुद तोशाखाना से तोहफे लेने और बेचने का बारहा एतराफ़ कर चुके हैं। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशाखाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। एक ही ने कोई गिफ्ट मिली होगी, उससे सड़क भी बन गई होगी शायद, लेकिन इनको मल्टीपल गिफ्ट्स इन्होंने लिए, बेचे, बेच के जो पैसे आए उसके बाद जो रकम बनती थी वो सरकारी खजाने में जमा कराई। ये तो सारी बात है कि बेचने वाली बात नहीं रही है। अब बहुत से तोहफे ऐसे थे जो इन्होंने मुफ्त में भी ले लिए और जिसके पैसे भी दिए, हर पैसे से सड़क नहीं बनी। अच्छा, क्योंकि आपको पता है ये लाखों तो खैर क्या ही, करोड़ों रुपए की तो घड़ियां ही हैं सिर्फ। इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जिनके कोई पैसे खजाने में जमा नहीं कराए गए हैं। खैर, ये वही इमरान खान है। आपको पता है ये इमरान खान जो भी काम करते हैं उसका कॉन्ट्रडिक्टरी एक बयान माजी में उनका मौजूद होता है। आई वंडर कि जब वो ये काम कर रहे होते थे तो उनको अपने ही दिए गए बयान क्यों नहीं याद आते थे। इसराइली वज़ीर आज़म से मुताल्लिक वो क्या मिसालें देते रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। अच्छा, ये तो इन्होंने कह दिया ना हुमा कि किसी ने सुना था कि मरियम को 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया, ये सुना था। लेकिन इसके अलावा वो जो ऑडियो है जिसमें 6 करात और 5 करात हीरे की अंगूठी की बात की जा रही है, वो तो ऑडियो मौजूद है, उस पर भी जरा तो एक होती है हेयर से और एक होता है प्रूफ। तो दोनों का डिफरेंस भी मेरा ख्याल है जानने की बहुत ज़रूरत है। और हुकूमत तो बड़ी पूरा एतमाद है बाय द वे, क्योंकि अगर इनकी स्टेटमेंट सुने तो इनको तो नज़र आ रहा है कि क्लियर कट नाअहली का केस बनता है खान साहब के अगेंस्ट, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को यकीन है खान साहब नहीं बच सकते। 2 जमा 2 4 है कि इन्होंने वहाँ से घड़ियाँ उठाई, उनको जो है वो फ़रोख्त किया दुकान पे, वहाँ से पैसे लेके 20% जो है वो जमा करवा दिए, 80% जो है वो अपनी जेब में डाल दिए। एक गैर कानूनी काम, एक गैर अखलाकी काम जो है वो किया गया और उसके बाद उन असासों को अपने जो है वो एसेट्स में अपनी डिक्लेरेशन में शो नहीं किया। तो करोड़ों रुपए का फ़ायदा उठा के एसेट्स हासिल करके डिक्लेयर ना करने पे आप मुझे बताएं कि जो एक मयार इन्होंने कायम किया है कि जी तनख्वाह ना लेने पे जो है वो नाहिल किया गया है, आप मुझे बताएं कि उसके मुताबिक ये क्यों कर बच सकता है।
अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि जो कंटेंशियस इश्यूज होते हैं जिसमें इतनी स्टेटमेंट्स हो चुकी हों, पता हो कि ये वो चीज़ है जिस पे लिटरली आग लग सकती है, तो उस काम के नज़दीक भी क्यों जाना? ये सवाल तो एटलीस्ट बनता है ना। मतलब नेतन्याहू के खिलाफ इन्होंने खिलाफ किया, उसके बारे में खान साहब ने क्या कहा, उसके बाद तोशा खाना की इससे पहले हुकूमतों में भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज उठी हुई हैं। तो आप ऐसा काम क्यों करें जहां आपको पता है आप जितनी भी अपनी सफाइयां दे दें, लोग नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो आप उस गली से गुजरे भी क्यों? मतलब इट डजंट मेक सेंस। जब आपको अपनी पॉपुलैरिटी पे इतना एतमाद हो और लोगों ने सर्टनली मिलकर ये एतमाद दिलाया हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड यू नॉट बी, एंड इट हैज बीन द केस एज वेल कि आपने कुछ भी, यू विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल, यू वुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल, तो फिर आप ये काम कर गुजरते हैं। इससे पहले जब ये बरसर इक़्तिदार थे, तोशा खाना की तफसीलात से मुताल्लिक बारहा कोर्ट्स तक मामलात गए, लेकिन हुकूमत इज्तनाब ही करती रही। और अब सोचिए कि कोई भी सरबराह मुमलिकत, इमरान खान साहब अगर बिलफर्ज दोबारा बरसर इक़्तिदार आते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर मैं इनको कोई तोहफा देना चाहूँगा एज सरबराह मुमलिकत, हाइपोथेटिकल, तो मैं कहूँगा भाई आप कैश ही ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने तोहफा बेच के कैश ही कराना है। हाउ एम्बैरेसिंग इज दैट? बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ his followers, I would be a little disappointed and saddened कि उस बात के पास आप क्यों जा रहे हैं, उस एक्ट के पास आप क्यों जा रहे हैं जिसको आप इतना निगेट करते रहे हैं, जिसके बारे में आप इतनी बात करते रहे हैं। Of his followers, बाकी तमाम सियासतदान साइकिल पर सफर करें, इमरान खान साहब को इजाजत है कि वो अकेले हेलीकॉप्टर पर उड़ान भर सकते हैं, तो ये भी एक माइंड सेट है। सो वो चाहते ये हैं तमाम फॉलोअर्स कि बाकी तो पैदल जाएं या फिर मेट्रो बस पे जाएं या साइकिल पर जाएं, लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ इजाजत होनी चाहिए कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे ना उतरे। लेकिन ऑफ कोर्स स्टेटमेंट्स वो साइकिलों की देंगे। लेकिन जी, तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान की नाअहली का मामला जो है वो एक सुर्ख लकीर है, और फवाद चौधरी का ख्याल है इमरान खान को नाअहल करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स भी जरा देखें, जुर्रत। मेरी घड़ी है, चाहे मैं फेंक दूं, तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? जब मैंने ले ली कानूनी तौर के ऊपर, मेरी घड़ी है, मैं उसको बेचूं, रखूं, किसी को प्रेजेंट कर दूं, फेंक दूं, इसको आप पाबंदी तो नहीं कर सकते। ये मुझे वैसे फनी बात लगी। हो चुका है वैसे, ये तो खुद भी अकेले में हंसते होंगे। मेरी घड़ी है, मैंने ले ली। सर आपकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हम इमरान खान साहब को इमरान खान की हैसियत से तो तोहफे नहीं मिले, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हैसियत से तोहफे मिले, तो वो उनकी घड़ी नहीं है, उसकी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। मतलब ये क्या बात है कि मैं फेंक दूं, आग लगा दूं? भाई पता है, ये लिटरली 6th ग्रेड के बच्चों वाली ये आर्ग्यूमेंट है कि मेरी घड़ी है, मैंने ले ली, व्हाट बेटर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? तो लिहाजा साउंड्स अ लिटिल ऑफ। अच्छा जी, हुकूमत ने सिर्फ तोशा खाना रेफरेंस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि खान साहब के खिलाफ ममनुआ फंडिंग फैसले की रोशनी में भी रेफरेंस अब तैयार हो रहा है। अक्सर माहिरीन का भी यही कहना है कि तहरीक इंसाफ रेफरेंसेस को जितना हल्का ले रही है, ये मामला उतना आसान है नहीं। इन रेफरेंसेस के संजीदा नताइज भी आ सकते हैं। इसी पे हम बात करते हैं, हमारे साथी रिपोर्टर हैं द न्यूज़ के कासिम अब्बासी, जिन्होंने मल्टीपल स्टोरीज की हैं, और यही हैं जो तफसीली खबरें भी और तहाइफ की डिटेल भी सामने लेके आए थे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप तो तोशा खाना वाले मामले को बहुत शुरू से ही देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी मालूमात और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कितनी मालियत की अशिया हैं जिन्हें कम कीमत देकर ख़रीदा गया और फिर ऑफ कोर्स बाहर उनको बेचा भी गया? जी देखिए, जो तोहफ़े इमरान खान साहब ने रिसीव किए और उनको वापस रिटेन किए, ये मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं रिटेन किए, क्योंकि जब हम इमरान खान साहब की बात कर रहे होते हैं तो उनकी अहलिया ने भी क्योंकि रिटेन किए, तो हमने उसको भी जो है वो कंसिडर करना होता है। तो जो टोटल मालकियत थी जो उनको 3-3.5 साल में जो उन्होंने तोहफ़े रिसीव किए, वो अराउंड 140 मिलियन रुपीज़ के, 14 करोड़ रुपये के जो वो तोहफ़े थे जिनको उन्होंने रिसीव किया। और ये असेस वैल्यू होती है, ये जो तोशा खाना का डिपार्टमेंट ही करता है कि वंस जब आप उन्हें डिपॉजिट करते हैं, अब ये ऐसा भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, हो सकता है ये उससे भी महंगे हों, लेकिन ये इसलिए इसकी असेसमेंट होती है ताकि जो रिटेंशन कॉस्ट है वो अगर किसी ने अपने पास तोहफ़ा रखना है तो वो उसको ले ले। अच्छा, एनी हाउ ये टोटल जो है 140 मिलियन रुपीज़ के जो ये तोहफ़े थे, और इनको खान साहब ने रिटेन किया अराउंड 38 मिलियन रुपीज़ में, 3 करोड़ 80 लाख रुपए में जो है उन्होंने तोहफ़े रिसीव किए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि उस्मान मंजूर साहब हैं, उन्होंने
मैंने फैक्ट फोकस के लिए एक स्टोरी की थी, उन्होंने एक और चीज़ इसमें मेंशन की थी कि एक तो उन्होंने ये रिटेंशन कॉस्ट आपको पता है कि 50% थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा तोहफे 20% पे उन्होंने रिटेन किए। तो ओवर 1 मिलियन रुपीज़ के 10 लाख से ऊपर के जो तोहफे थे वो उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो फ्री जो है उनको रिटेन किया और इसकी कोई भी जो है कॉस्ट भी डिपॉजिट नहीं कराई। तो जो टोटल लेकिन जो तोहफे थे वो 140 मिलियन रुपीज़ के थे। तो फिर अगर कोई ऐसी तनख्वाह जो रिसीव भी ना की गई हो उस पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है किसी माजी में, तो फिर ये तो 10 लाख रुपए के तोहफे हैं जो जहमत ही नहीं की जनाब, ये तो छोटी सी अमाउंट है, ये क्या हमने जमा करानी है। देखिए ज़्यादा मुझे हर्टफुल बात, और कासिम भी हमें सुन रहे हैं, वो ये है कि खान साहब को क्या ज़रूरत थी इसकी। मतलब लिटरली एट द एंड ऑफ द डे व्हाई डिड ही इवन नीड दिस काइंड ऑफ मनी और दिस तोहफा। मतलब उनकी हर चीज़ ये कहती है कि मैं अब आई एम अबव ऑल ऑफ दिस, तो फिर क्यों किया। कासिम ये बताइए, चीज़ों से अबव है ना, पैसों से नहीं। ये बताइए कि बाज़ इत्तलात ये भी हैं जो इस रेफरेंस में भी दर्ज है कि बाज़ तोहफे तो बाहर के बाहर ही हड़प हो गए, मतलब वो पहुंचे ही नहीं, कोई उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं, ऐसा है कुछ। देखिए इस बारे में मैं आपको कोई कंक्रीट बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है हम जो स्टोरीज़ करते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। मैंने जितनी तोशाखाना पे स्टोरीज़ की, या तो वो कैबिनेट डिवीज़न से बात करके की जो मुझे सोर्सेज ने बताया, या तो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड जो था, जो तोशाखाना का रिकॉर्ड था। तोशाखाना का रिकॉर्ड अब आपको पता है, जाहिर सी बात है, वो मेनटेन इसी तरह होता है कि वंस जब एक गिफ्ट किसी जो ऑफिशियल है उसको मिले और वो डिपॉज़िट करे, तब उधर जो है वो जो है तोशाखाना रिकॉर्ड में वो तोहफ़ा आता है। तो अगर वो तोहफ़ा आया ही नहीं है तो उसका रिकॉर्ड जाहिर सी बात है, मैं तो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ रेफरेंस पे मेंशन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हुकूमत इस चीज़ को पहले भी प्रोब कर रही है। और जितनी भी तोशाखाना से रिलेटेड अभी रीसेंट फाइंडिंग्स जो थी, मेरी जो पिछली ये जो घड़ियों वाली स्टोरी थी जो खान साहब से मुतल्लिक थी, वो भी आपको पता है कि हुकूमत ने प्रोब किया था। तो जाहिर सी बात है इट्स नीड टू बी प्रोब्ड, और ये देखना चाहिए कि भाई कितने इस तरह के तोहफे हैं जो अभी कम्प्लीटली जो है जो रिकॉर्ड में शामिल भी नहीं हुए। अच्छा कासिम, ये भी बताएं कि अब ये बाकायदा एक रेफरेंस बन चुका है, लेकिन इससे पहले भी ये बातें तो सामने आती रही हैं, तो इस पर खान साहब और उनके साथियों का मौक़िफ़ रहा है कि इस ख़रीदो फ़रोख्त में कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं हुआ, फ़ाइन, वो मान गए, लेकिन इखलाकी तौर पर भी तो कुछ हो सकता है ना। तो ये आप इस सारी सिचुएशन को इखलाकी मसला समझेंगे, जो कि मेरे करीब बहुत मुझे लगता है ये वही है, या फिर कानूनी? अच्छा देखिए, इखलाकी मसला तो अगर आपको एक गिफ्ट मिलता है तो जाहिर सी बात है अगर आप वो रिटेन कर रहे हैं वापस, तो इसमें कोई इखलाकी मसला एज सच, मतलब जाहिर सी बात है आप रिटेन तोशाखाना के रूल्स में है कि भाई अगर एक आपको तोहफ़ा मिला है तो वो आप रिटेन कर सकते हैं, उन्होंने प्राइस दी हुई है। लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम इमरान खान साहब की बात करें और इमरान खान साहब के तोशाखाना से रिलेटेड बात करें, तो इसमें अभी मैंने परसों एक स्टोरी की थी जिसमें 3 जो है मैंने बताई थी जो वायलेशंस थी तोशाखाना से रिलेटेड जो इमरान खान साहब ने की थी। पहली तो देखें यही थी कि जिस तरह आपको मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए थे उनमें से चंद ऐसे भी थे जो कि उन्होंने उस डिस्क्लोज़ ही नहीं किए थे, इवन तोशाखाना में नहीं डिस्क्लोज़ किए थे। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेकंड वायलेशन, जो सेकंड वायलेशन उन्होंने की थी वो ये थी कि 50% पे उन्होंने रिटेन करने थे, जो लॉ था तोशाखाना का जो कि उन्हीं की हुकूमत ने अमेंड किया था। 50% पे उन्होंने 50% कॉस्ट पर जो है उनको रिटेन करना था, लेकिन उन्होंने 50 के बजाय 20% पे रिटेन किया। ये हो गई सेकंड। और जो थर्ड वायलेशन उनकी ये थी कि ये आपको मैंने जो लास्ट स्टोरी की थी आपको वो जो घड़ियों से रिलेटेड थी, उसमें उनकी थर्ड वायलेशन इस तरह की सामने आई थी कि आपको पता है जब पहला तोहफ़ा मिलता है आपको किसी फॉरेन डिग्निटरी की तरफ से तोहफ़ा मिलता है तो आप उसे डिपॉजिट कराते होते हो, और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू असेस होती है और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन देते हो कि आपने उसको अपने पास रखना है। तो इस तरह का कोई प्रोसीजर जो है उन तोहफ़ों में नहीं हुआ था, और वो मैं आपको बताता चलूँ दे वर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब गिफ्ट्स, वो 11-12 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स थे। और उसमें खान साहब ने किया क्या था कि उनको जब मिला, खान साहब को जब बाहर से तोहफ़ा मिला, उन्होंने डिपॉजिट भी नहीं कराया तोशाखाना में, उन्होंने पहले वो बाहर लेके गए मार्केट में, उन्होंने अब उसको पहले सेल आउट किया, फिर जो उसमें से उनको पैसे मिले उसमें से उन्होंने फिर जो है पैसे जमा कराए। तो ये अपने वसाइल के ज़रिए पैसे देना और उसको रिटेन करने के बजाय उन्होंने उन घड़ियों को पहले बेचा और फिर जो है उनकी रिटेन जो प्राइस थी वो ये क्लियर कट वैसे कानूनी मामला भी फिर तो इसका मतलब है। बहुत शुक्रिया कासिम अब्बासी आपकी
आपकी डिटेल स्टोरी में बहुत से हक़ाइक़ इससे पहले भी हमने पढ़े देखे और अब सूरत हाल और वाज़े हो गई है कि जो तोहफे मिले हैं ये मतलब जहमत ही नहीं की कि हम किसी ख़जाने में जमा कराएं, उसके बाद वो ख़जाना जो है उसकी असेसमेंट करे कि हाँ भाई इसकी ये वैल्यू है, इसका 50% जो आपकी हुकूमत ने रूल चेंज किया है वो दे दें। अव्वल तो अपनी ही हुकूमत में रूल चेंज किया गया, लेकिन मुतअद्दिद तोहफे ऐसे हैं जो रूल चेंज होने के बावजूद 20% पे रिटेन किए गए। लेकिन अब देखिए कि इतना अपने आप को अबव द लॉ समझा गया कि ये तोहफा तो हमें मिल गया है, चलो भाई XYZ मतलब अपने किसी मुलाजिम को ही कहा होगा ना कि जाके मार्केट में बेच दो, ये मार्केट में बेच दो और उसके बाद मार्केट से इसके जो भी पैसे मिले 20% ये जमा करा दो यार। अच्छा, और बाकी पैसे मुझे दे दो। नंबर 1 ये तोहफे मिले थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, खान साहब को पर्सनली नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कुछ घड़ियां और कुछ ज्वेलरी हम देख रहे थे, बड़ी खूबसूरत थी, मतलब दिल आ सकता है कि भाई मैं भी ये घड़ी अपने पास रख लूं, लेकिन फिर आपने वो चीज़ें बेच दी। व्हाई डिड यू नीड दैट मनी? मतलब वो एक मॉरली, वो एक इखलाकी तौर पर एक अजीब बात लगती है। चलो ये आपका तोहफा था, आपने उसके पैसे रखवा के घड़ी रख ली क्योंकि अच्छी भी थी, बट देन यू सोल्ड दोज थिंग्स। ये जो एक्ट है ना, दैट सेज समथिंग अबाउट यू, अगर लोगों ने देखना है। बट आपको ये भी बताते हैं साथ साथ कि नई तोशा खाना पॉलिसी पर काम भी हो रहा है, वो पता नहीं कब तक काम मुकम्मल होगा। अब वैसे ये हुकूमत भी कुछ काम इन द मिडल ऑफ। तजियाकार अतर काज़मी हमारे साथ हैं, मौक़िफ़ लेते हैं ज़रा उनका, इंटरेस्टिंग ये होगा। श्योर बताइएगा, अतर साहब के सबका ध्यान ममनुआ फंडिंग फैसले पर था, लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में अब तोशा खाना का रेफरेंस दाग दिया है, तो और डिमांड वही है इमरान खान की नाअहली। तो ये आपकी क्या इत्तलात हैं? सरप्राइज़ था ये इक़दाम हुकूमत का तहरीक इंसाफ वालों के लिए, या उन्हें था आइडिया कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, या आपके लिए भी? नहीं, सरप्राइज तो नहीं है। जिस दिन से ये हुकूमत आई है इनकी कोशिश है कि कुछ ना कुछ निकाला जाए इमरान खान साहब के खिलाफ, उनको नायल किया जाए किसी ना किसी तरीके से, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। लेकिन एक तरह से सरप्राइज ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो तोशा खाना का किस्सा है वो काफी दिनों से चल रहा है। इस हुकूमत ने जो सबसे पहले चीजें कहना शुरू की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, इवन वजीर आजम साहब ने बुला के सहाफियों को बताया कि ये देखें जी तोशा खाना के अंदर क्या हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बनेगा, अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है नैब में रेफरेंस दायर होगा। लेकिन लगता है कि उनको कुछ मिला उस तरह नहीं है, तो फिर वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चले गए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब अगेन ये कानूनी अमल है, इलेक्शन कमीशन के अंदर रेफरेंस गया है तो यकीनन इमरान खान साहब को भी मौका मिलेगा कि वो अपना दिफा वहां पे पेश कर सकें। लेकिन मेरे लिए कतन ये सरप्राइज नहीं है। ऑलराइट, अतर साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमती रहनुमाओं का दावा है कि ये बहुत तगड़ा रेफरेंस है, वो समझते हैं कि ये तो बड़ी मेक और ब्रेक वाली चीज़ हो जाएगी। तो तमाम बातें सच ना भी हो, कुछ तहाइफ ख़रीदने बेचने का एतराफ़ जो है वो खान साहब खुद भी कर चुके हैं इन द पास्ट। तो इस तरह के मामलात में माली बेनज़मी जो होती है उसको ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो क्या खान साहब को ख़तरा महसूस होना चाहिए? देखिए, हुकूमती इत्तेहाद का तो आपको पता है कि एक बयानिया, जिस तरह मैंने कहा कि पहले दिन से ही उनका ये था कि जी तोशा खाना में बड़ा स्कैंडल हो गया, बहुत बड़ी कोई गड़बड़ हो गई। अब मसला ये है कि एक वजीर आजम हो जिसके पास अरबों खरबों रुपए का बजट हो, तो वो उस जगह से कोई करप्शन करेगा कि जहाँ पे रिकॉर्ड भी होता है, सब कुछ लिखा हुआ भी होता है, और वो कोई तोहफा लेके जाएगा और उसको बेचेगा और उसमें कोई करप्शन होगी। मेरे ख्याल में ये कोशिश बहुत ज्यादा है इस हुकूमत की, पर इनको कुछ मिल नहीं रहा, तो इस वजह से डेस्परेशन में इस तरह की चीजें वो बार बार सामने लेके आते हैं। हाँ, अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, चाहे वो खान साहब करें, मियां साहब करें, जरदारी साहब करें, तो यकीनन केस चलना चाहिए और उस पर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनका इशू ये है कि इनको कुछ मिल नहीं रहा, तो इस वजह से ये बार बार दौड़ के इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इशू ये है कि ये इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से उसको टेक्निकली नॉकआउट किया जाए। अच्छा आतिफ साहब, अब ये बताइएगा फाइनली कि ये वाला रेफरेंस तो है, फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी अदालत तक पहुंच रहा है। इमरान खान को एक से ज़ायद अतराफ से नाअहल कराने की हुकूमत तो एटलीस्ट कोशिश कर रही है, मफरूज़ा ही सही, लेकिन अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो पार्टी कौन संभालेगा? मतलब मियां नवाज शरीफ भी आपके सामने ताहयात नाअहल हुए ही ना, किसी में आपको लगता है कि PTI में लीडरशिप की अहलियत है? देखें, जहां तक ये ताल्लुक है कि पार्टी कौन संभालेगा, देखें मेरे ख्याल में मैं जो सियासी जानशीन और वारिस है ना, उनकी वजह से पाकिस्तान को पहले ही बड़ा नुकसान हुआ है। तो पार्टियों के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो पार्टी के अंदर दीगर लीडरशिप है वो सामने आए, चाहे कोई भी जमात हो। जरूरी नहीं कि खानदान से बच्चा ही आए
मरियम बीबी आ जाए, उसके बाद उनका बेटा आ जाए, बिलावल आ जाए, तो पीछे सारे हाथ बांध के खड़े हो जाएं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो आगे आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इमरान खान को नाअहल करेंगे तो फिर वो ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि पीटीआई इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेगी और पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये दीवाने का ख्वाब है। फिर हम तसादम की तरफ जाएंगे, फिर जो है वो इंतखाबात की तरफ हम नहीं जाएंगे। अतर काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात ये भी होती है, जिस तरह अतर भी कह रहे थे कि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई और ऑब्वियसली स्कैंडल्स तो बने। पिछली हुकूमत के बारे में भी अगर आप देखें, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी और हार वाला तो आपको किस्सा वो सारा याद ही होगा। तो इसलिए खान साहब को ऐसी चीज़ों से, थैंक यू वेरी मच, खान साहब को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए था। बार बार हमारा मौक़िफ़ ही ये है कि व्हाई डिड ही इवन गो क्लोज टू दीस थिंग्स। तो कहेगी घर में तो यही होता है। गरम कॉफ़ी जो है बाय द वे यही कर रहे हैं। तो बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि उनको इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। जब पता है कि पिछली हुकूमतों ने गंद डाला है, चलो इन हिज ओन वर्ड्स, कि ये नहीं होना चाहिए था, और फिर शक की निगाह से देखें, क्योंकि प्रूफ तो कभी कुछ होता नहीं है, तो शक की निगाह से देख रहे हैं, तो आप फिर वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, उन्हें पूरा मेरा इखलाकी तौर पे उनको फिर ऐसी चीज से दूर रहना चाहिए। पूरा यकीन था कि वो ताहयात इस मुल्क के सरबराह के तौर पर अब आ गए। सारी अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें यकीन था। नहीं, मुझे नहीं लगता। जोक्स असाइड, ही शुड नॉट हैव डन गॉन नियर दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तैयारी भी सॉर्ट ऑफ करने ही वाले थे कि वो बीच में आ गई, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो उन्हें पूरा यकीन था कि मामला मतलब अगर 10-12 साल 15 साल बाद आएगा भी तो कौन किसी को याद रहेगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात पे ही मुझे तो पहले एक क्वेश्चन मार्क्स में बड़ी अफसोस की बात है कि वो तोहफे जमा भी नहीं हुए। वो पहले मतलब तोहफा मिला और मार्केट में बेच दिया गया। देखिए, ये फिर वही बात होगी ना, अब वो कहेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यू आर जस्ट मेकिंग इट अप, ऑल्दो देयर आर ऑल प्रूफ्स ओवर देयर। मतलब दीस गिफ्ट्स जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नहीं है मौजूद, ये बिक गए हैं। यस, दे आर नॉट देयर एनीमोर। तो गए किधर फिर? अच्छा, एक और स्टोरी, बिल्कुल चेंजिंग द मूड हेयर, और हाजिर दिमागी। और जब छोटे बच्चे ये सुपर हीरो मूवीज वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो दे ऑल्सो वांट टू डू समथिंग हीरोइक, लेकिन एक बच्चे को वो मौका करने का मिल भी गया। तो ये गुजरात तो मिस मार्वल याद आ गई थी ये देख के। एग्जैक्टली ना, मतलब बच्चे भी तो आजकल बड़े हैं और बड़े अवेयर हो चुके हैं कि कुछ देखें, कुछ गलत हो रहा है तो उसमें किस तरह इंटरवीन कर सकते हैं। तो गुजरात में जी एक यंग बॉय, 11 ईयर ओल्ड बॉय बल्कि, उसने बड़ा बहादुरी दिखाई, और हुआ ये कि उसने देखा कि एक बंदा अपनी मोटर बाइक पे एक औरत का पर्स छीन के भाग रहा है, और जैसे ही वो उसके सामने आया, वो बच्चा साइकिल पे था, उसने अपनी साइकिल उस मोटर बाइक के आगे फेंक दी, और वो आपको पता ही है वो टक्कर हुई, और उसके बाद द चोर टॉपल्ड ऑफ, और वो उसके बाद पकड़ लिया गया। तो लोग भागे और ऑब्वियसली उन्होंने पकड़ लिया, और बच्चा भी पीछे भागा उसके। तो उसको एग्जैक्टली उसकी जरा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखे, उस बच्चे को पता था कि ये मैं अपना साइकिल बीच में फेंक दूंगा। ही वाज ऑन अ बाइक हिमसेल्फ। सो वो नहीं बचेगी वैसे साइकिल भी, क्योंकि यू नो बच्चों को तो अपनी बाइसाइकिल भी बड़ी अजीज होती है। तो ये आप जज्बा भी देखिए कि अपनी चीज की उसने परवाह नहीं की। ये जज्बा सर्टनली इसका क्रेडिट वालिदैन को जाता है कि ही वांटेड कि वो जो चोर है वो पकड़ा जाए। उसको पता ही है कि मोटरसाइकिल के सामने अगर वो अपनी बाइक डालेगा तो वो बाइक तो तबाह हो जाएगी, लेकिन ही डिड नॉट रेजिस्ट। उसने नहीं एक मिनट के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी सोचा कि मेरी साइकिल का क्या होगा। बच्चों को अपनी साइकिल से ज्यादा अजीज लिटरली बचपन में कोई चीज नहीं होती। साइकिल तो बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज वो आपकी एक फ्रीडम होती है, और एसेट भी होता है ना आपका सबसे बड़ा उस टाइम का। और वो भी होता है कि वो साइकिल फिर रोज रोज आती भी नहीं है ना, वो एक साइकिल होती है तो कुछ अर्सा वही साइकिल रहती है। लेकिन कमाल है भाई इस बच्चे की तरबियत पे भी मैं कहूंगी, जिसको ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि अगर कुछ गलत होते हुए देखो तो इंटरवीन। सर्टनली, और अपनी चीजों की परवाह ना करते हुए इसने ये सारा कुछ किया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज के रियाज रासिख, वो इस सुपर हीरो से मिलवा रहे हैं हमें। जी, मैं इस वक्त बादरू की सरजमीन से तल्लक रखने वाला एक छोटे से बच्चे के पास मौजूद हूँ, जिसने गुज़श्ता दिनों एक मोटरसाइकिल चोर को जाते हुए रास्ते में अपना साइकिल उसके आगे मार के उसको पकड़ने की कोशिश की, ताहम मोटरसाइकिल ले जाने से रोक दिया गया। हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जज्बा था जिससे उन्होंने ये ऐसा काम किया। मेरा नाम अहमद अली है, और मेरे जहन में यही तरतीब आई कि मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं थी। स्कूल से पढ़ के आ रहा था तो मेरे पास साइकिल ही आता, मैंने उसके ऊपर साइकिल ही मार दिया। मैंने साइकिल एक साइड पे खड़ा किया, मैं साइकिल उसको
मार कर ना एक साइड पे खड़ा हो गया। हमारे हमसाइयाँ ना उनका मोटरसाइकिल है, वो पीछे से आवाज़ लगा रहे थे कि चोर चोर चोर। मैं एक दिन बड़ा होकर कौम के लिए लड़ूंगा। जी, जैसा कि आपने ये अहमद की बात को गुफ्तगू सुनी है और अहमद ने ये हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि उनकी पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा जो है वो उठाए ताकि वो अच्छे तालिब इल्म बनकर कामयाबी के साथ फिर फ़ौज में जाकर हुकूमत की खिदमत करें। जी अच्छा, हम बाहर देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है कितना प्रेजेंस ऑफ कि ही वाज ऑलरेडी राइडिंग द बाइक और उसने सुना वो उतरा और उसने फौरन उसको मतलब टाइमिंग भी चेक करें तो जिसमें वो इतनी टाइट गली है कि वो खुद भी हर्ट शायद हो सकता चांस था, तो कुछ भी चीज का होता है। और इस बात पे भी मुझे अच्छा लगा कि उस बच्चे ने मास्क पहना हुआ था। अच्छा, और एक लम्हे के लिए भी आगे पीछे होता है। एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। हम बारहा देख रहे हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है। ये देखें, मतलब वो एक लम्हे के लिए भी या तो लेट होता या इससे पहले कर देता तो प्रोबेबली ये चोर ना टॉपल होता, ना गिरता, लेकिन एग्जैक्ट उस टाइम पे जब उसमें गुजरनी थी मोटर बाइक, मतलब हीरोइज्म के जो सारे पॉइंटर्स होते हैं ना वो सारे टिक टिक हो गए हैं। ये 30 सेकंड्स की कार्रवाई है। इस दौरान वो उतरा है, तैयारी की उसने और And if I'm not wrong, please somebody confirm to me, this child अहमद जिसका नाम है, he is wearing a mask. He is wearing a mask. तो यानी तरबियत पीछे से कहाँ से आती है कि एक तो जो हम रोज कहते हैं कि जी मास्क पहने, अभी भी कोविड का खतरा है, वो बच्चा ऑलरेडी मास्क पहने हुआ है। वरना कौन बच्चे रियलाइज करते हैं? ये तो माँ बाप ने ऑब्वियसली उसको सिखाया होगा, फिर उसको ये भी एम्पावर किया होगा कि अगर कुछ गलत होता हुआ देख रहे हो तो इंटरवीन। उसके बाद उसने ये भी फिक्र नहीं की कि उसकी बाइक है और बाइक कहाँ रोज रोज मिलती है, तो हर चीज का वो हमने इसको पीछे बैग भी लटका हुआ है ना, तो आई एम श्योर वो स्कूल से आ रहा होगा या ट्यूशन से आ रहा होगा। सो ये सारी सूरत हाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें पता है क्या है? बच्चों को आपको पता ही है उनके खिलौने, उनकी चीज़ें कितनी अजीज होती हैं। और ही न्यू कि साइकिल जब मोटरसाइकिल के सामने आएगी तो मोटरसाइकिल की टक्कर से इसकी साइकिल तबाह हो जाएगी, नुकसान पहुंचेगा सर्टनली। ही डिड नॉट केयर अबाउट दिस। और चोट लगने का भी डर नहीं क्योंकि टाइट सी गली है। आई होप कि इसकी साइकिल किसी ने ठीक करा दी हो या फिर कोई ऑल्टरनेटिव इंतजाम हो गया। कोई इसको साइकिल लेके दे सबसे पहले तो बच्चे ने अपनी साइकिल जो है। somebody is watching, this kid deserves a new bicycle. Absolutely. अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये जरा मुझे ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, डिस्टर्बिंग डिसअपॉइंटिंग एज वेल। वैसे एक दफा क्यों नहीं ये IMF की मीटिंग में या फिर एक दफा डॉक्यूमेंट जो है वो मरियम नवाज साहिबा को ले जाया करें, उनसे अप्रूवल पहले ले लिया करें ना। ये जो बाद में सियासी ड्रामा होता है कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दी कि ये वापस ले लें। ये स्टोरी अभी हम आपको ये न्यूज़ स्टोरी सुनाएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है क्योंकि इतना काम होता है किसी चीज़ के पीछे, लेकिन फिर उनके लीडर का, जैसे इन दिस केस मरियम नवाज की एक कॉल, एक ट्वीट पे सारा काम खत्म, धर्म बरम, वापस लो, रिवर्स करो। बात हम ये कर रहे हैं कि मरियम नवाज की फरमाइश पर अमल करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने ताजरों को बिल के ज़रिए टैक्स वसूली से रिलीफ दे दिया। ज़रा आप अंदाज़ा करें, मतलब द वेरी इंडस्ट्री विच शुड बी ब्रॉट इनटू द टैक्स नेट, उनको रिलीफ एक दफ़ा फिर मिल गया और यूं ताजरों को टैक्स नेट में लाने का एक और मौका जो है वो ज़ाया हो गया और ताजरों के आगे एक और हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सर्टनली यही नज़र आ रहा है क्योंकि ये मसला अभी का नहीं, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की थी और उसके बाद चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने भी कुछ तरीके जो थे वो आजमाए थे, लेकिन क्या हुआ? दोनों नाकाम रहे। उसके बाद शौकत तरीन ने एक सिस्टम लाने की कोशिश की जिसकी मुखालफत में ताजरों ने हड़तालें भी शुरू की। अब वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने बिजली बिल के जरिए टैक्स लेने का निज़ाम मुतारिफ करवाया, वो भी नाकाम हो गए हैं क्योंकि एक ट्वीट पे वो तमाम ढेर हो गए वो सब लोग। मुल्क भर में अब ये ताजर, आप क्या कहें, माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। हर जमात को अपना वोट बैंक भी प्यारा होता है, तो या तो वोट बैंक बचा ले या फिर जैसा दावा करते हैं मुल्क बचाने का, तो फिर मुल्क बचाएं ना। अल्टीमेटली आवाम देखेगी और अल्टीमेटली आवाम अगर मुल्क बचाएंगे तो आपको वोट भी करेगी, लेकिन मुल्क तो बचाएं। पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ 5000 रिटेलर्स टैक्स फाइलर हैं, अंदाजा लगाइए। वैसे मतलब ये भी एक, आई एम सॉरी, इट्स लाइक अ कॉमेडी ऑफ एरर, जो पहले से टैक्स दे रहे थे उनको भी अब फ्रीडम मिल गई, कोई जरूरत नहीं है जी, सारे मिलके हमने, किसी ने टैक्स नहीं देना, बस हम और आप ही देते हैं, जो सैलरीड क्लास है वही देती है। सैलरीड क्लास इज द ओनली क्लास, मेरा ख्याल है, समटाइम्स आई ऑनेस्टली वंडर, जो टैक्स देती है और शायद मौका मिले तो उनको भी छूट मिल जाए, लेकिन उनको तो देनी पड़ती है ना क्योंकि सैलरी में से ही कट जाता है। सो दिस इज
ठीक है, और तनख्वाहें कटती जा रही हैं और टैक्स बढ़ता जा रहा है। पूरे मुल्क में 5000 रिटेलर्स हैं जो फाइल करते हैं। एक तरफ टैक्स ना देने की जिद है तो दूसरी तरफ हुकूमत ऐलान करता बजट के लिए पैसे पूरे करने की कोशिश में लगी हुई है। ताजरों को रिलीफ देने के बाद बिल्कुल ये अपनी ही बात निगेट करने वाली बात होगी। शॉर्टफॉल जो आना है ना 42 अरब का आना है। अगर आप बिजली के बिल में भी टैक्स नहीं ले सकते तो फिर कोई और तरीका नहीं नजर आता। सरली बज़ाहिर यही है कि ताजरों को मिलने वाले रिलीफ का बोझ हम ही से, मतलब हम तो बैठे हुए हैं कुर्बानी देने के लिए, आप तनख्वाहदार तबके से लें। जरूर, बिल्कुल। अच्छा, जिससे स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आयशा गौस पाशा हमारे साथ हैं। आयशा साहिबा, प्लीज़ हमें ज़रा ये समझा दें कि क्या हो रहा है कि माजी की हुकूमतों की तरह आपकी हुकूमत की भी ताजरों से टैक्स लेने की कोशिश जो है वो बिल्कुल नाकाम रही है। डेफिनेटली कुछ काम शाम किया होगा, लेकिन देन एक ऑर्डर एंड इट्स ऑल गॉन। हिस्ब रिवायत आप भी प्रेशर में आ गए और उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो मान लिए, कोई नेगोशिएशन भी नहीं हुई। तो एक ही दफ़ा फैसला क्यों नहीं कर लेते कि सब ताजरों को टैक्स की मुकम्मल छूट है? मतलब क्या देने की ज़रूरत है टैक्स की? देखिए, कुछ इस पे ज़रा वजाहत हो जाए। देखिए, ताजिरों को जो टैक्स हुआ ये है, टैक्स जो हमने लगाया उसमें कुछ छोटे ताजिरों के कुछ कंसर्न्स थे। इसी क्योंकि बिजली के साथ लगा हुआ था, वो जो बहुत ही छोटे दुकानों वाले होते हैं जो बिजली तो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं बट जिनकी इनकम नहीं होती, तो उनको ज़रा टैक्स में उसमें लाने के लिए कुछ उनके लिए ज़रा ज़्यादा बर्डन उन पर पड़ रहा था। तो हम टैक्स की को देख रहे हैं दोबारा कि इसको बेहतर तरीके से कैसे लाए। हम पीछे विड्रॉ नहीं कर रहे। जो पिछला टैक्स जैसे पहले लगता था इस बजट से पहले वैसे उन्हीं पे वैसे ही लगता चला जाएगा उन पे। हम इसको इम्प्रूव करके अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एफबीआर के साथ मिलके, एफबीआर से को थोड़ा टाइम दिया है कि आप इसको जरा वर्कआउट करें कि किस तरह ऐसा ना हो कि कोई तबका ऐसा हो कि वो अपनी वसत से ज़्यादा और अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा टैक्स पे करे और उसके लिए टैक्स बर्डन सम हो जाए। तो हमने रिट्रीट नहीं किया फुली, हम सिर्फ टेम्परेरीली हमने इसको पिछले रिजीम पे लेकर गए हैं जो पहले थी प्री बजट, यानी पिछले बजट में भी जो जिस तरह लगता आया है। इंशाल्लाह इसको हम सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये तबके को बिल्कुल छूट मिल रही है। देखिए, मेरी एक गुजारिश सारे तबकों से है कि जब मुल्क को आपके खुद मुख्तार बनाना ही है, खुददार बनाना ही है, तो आप क्या अपना रोल प्ले नहीं करना चाहेंगे इसमें? यकीनन आपका जवाब इसमें ये होगा कि हाँ, मैं खुद मुख्तार खुद भी हूँ, मेरा मुल्क में खुद मुख्तार बनाने में मेरा जो रोल है वो मैं अदा करूँगा। ये टैक्स पेयर को ये खुद टैक्स देते हुए ये एहसास होना चाहिए कि वो इस वक्त इस मुल्क के लिए अपना रोल प्ले करना हर एक शख्स को जरूरी है। जो इस वक्त साहिब सरवत है वो ज्यादा दें, जिनके पास कम वसाइल है वो कम दें, टैक्स सब दें, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना जरूर है कि किसी ऊपर बर्डन सब ना हो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पीछे हटे हैं इस प्ली के साथ कि इंशाल्लाह दोबारा लाएंगे। पता नहीं वो इंशाल्लाह दोबारा कब आएगा। ठीक है, आप अगर रियली एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम खुद बैठ के इधर सोचें कि हमें बाकी मुल्क को खुद मुख्तार बनाना है और हमें टैक्स मतलब देख लिया ताजरों ने ऐसे रिवर्सल मारा, इंशाल्लाह दोबारा क्यों हो जाता है हमेशा? तनख्वाहदार तबके के लिए तो आपने कभी नहीं सोचा कि इंशाल्लाह दोबारा जरा बात करके इनसे टैक्स लेंगे ना, उन पे आप टैक्स का बोझ डाल देते हैं। इनको आप कहते हैं इंशाल्लाह दोबारा जरा एतमाद में लेके करेंगे। और ऑन द अदर हैंड यू आर ट्राइंग टू जनरेट मनी, आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इतना बड़ा तबका जहां से आप लिटरली वो फुलफिल कर सकते हैं उसको आप। अच्छा, IMF को भी वैसे कोई एतराज नहीं होता कि ताजरों को टैक्स छूट मिल रही है? अजीब सी, खैर एनीवे प्लीज बताइएगा ये। देखिए, IMF से तो हम ज़रूर बात करेंगे। हमने जिस तरह इसको बेहतर करने के लिए, देखिए फिर से कहूँगी कि हम उनको छूट नहीं दे रहे हैं। जो पिछला बजट में जिस तरह वो टैक्स देते आ रहे थे वो वैसे ही देंगे। सितंबर में फिर से देखा जाएगा इसको और चेंजेस आएंगे, इसमें रेट वेट बदला जाएगा। तो ये नहीं है कि उनको बिल्कुल छूट दी जा रही है, कतई तौर पे नहीं। पिछली टैक्स
रिजीम दोबारा लेकर आए हैं टेम्परेरीली, और उसको सितंबर में इम्प्रूव करेंगे। एक दूसरा कि IMF से तो जाहिर है इस पे वो सारी चीज़ों से पे हमसे डिस्कस कर रहे हैं, इस पे भी हम से डिस्कस करेंगे। वो भी IMF का भी हमसे जो बात है वो यही है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं। हम खुद भी समझते हैं कि हर किसी को टैक्स अपने वसाइल के हिसाब से देना, जब तक पाकिस्तान का हर कोई नहीं देगा, जब तक पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं होगा, अपना टैक्स का हिस्सा हम सब ने डालना है। हम इस पे इंशाल्लाह पेशरफ्त करेंगे आगे। अच्छा साहिबा, ये हमें आपसे पूछना पड़ेगा कि इस मामले में एक इशू जो ऑब्वियसली पहले भी हम बात कर रहे थे, ख़ासतौर पे कहाँ से ट्वीट्स आती हैं, कहाँ से ऑर्डर आता है करने का, तो ये इशू डेफिनेटली है कि मुस्लिम लीग नून की एक पार्टी ओहदेदार जिनकी इक्तिसादी अमूर में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके कहने पर ये कदम उठाया गया। तो ऐसे ही एक डिक्टेशन लेनी है आप जैसे क्वालिफाइड लोगों की, मिफ्ता इस्माइल हो जाएं, आप हो जाएं, तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या फ़ायदा है कि अगर ऊपर से एक ऑर्डर आया है एंड सारा काम जो आपने किया हुआ है दैट हैज़ टू बी रिवर्स्ड? देखिए, गुजारिश आपसे ये है कि मुझे नहीं पता आप मुफ्ता इस्माइल साहब ने किस फाइनेंस मिनिस्टर है, हम उन्होंने ताजरान से बात करी है इस मुताल्लिक। ताजरान से पहले भी बात करी थी, ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, कुछ लोगों से की थी, कुछ लोग रह गए। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल छोटे दुकानों वाला तबके रह गए, हम उनको थोड़ी सी सहूलत इस लिहाज से दे रहे हैं कि हम उनसे अब बात करेंगे और इंशाल्लाह इसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे बेहतर अंदाज में। ये वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने बातचीत उनकी कंटिन्यूसली हुई है ताजरान से, और वो इस डिसीजन पे पहुंचे कि टैक्स वो लेवी होना चाहिए जो उसका बोझ ना हो, जो हरासमेंट ना बन जाए, जो ऐसा ना हो कि टैक्स देने वाला ये समझे कि मैं टैक्स ना ही दूं तो बेहतर है और मैं ये टैक्स एवेड कर जाऊं। तो टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए ये इक़दामात उन्होंने उठाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और मैं समझ रही हूँ कि वो अपने बात को रखेंगे और इंशाल्लाह ये बात रीइंट्रोड्यूस होगी। आप कह रही हैं कि ताजरों से बात की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का था ट्वीट और अपेरेंटली यही लग रहा है कि उन्हीं के अहकामात के बाद ये सारा कुछ हुआ या बात भी हुई। बहुत शुक्रिया आपका आयशा गौस पाशा साहिबा। और 42 अरब रुपए का वैसे ये डेफिसिट आएगा मरियम नवाज साहिबा के कहने पे जो ताजरों को छूट दी जा रही है। तनख्वाहदार तबके का तो आपको पता ही है कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो वो 42 अरब का डेफिसिट कैसे पूरा होगा? कुछ बैग्स और चप्पलें जूतियां फरोख्त करके भी थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन हो ही सकता है। तो मेरा ख्याल है वहीं से बिस्मिल्लाह कर लीजिए फिर, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ एक डिस्क्लेमर भी हम देना चाहते हैं। जिन्होंने शायद हमारा पहला टॉप स्टोरी जो थी तोशा खाना वाली वो सुनी होगी और उस पर उसके बाद शायद म्यूट कर दिया होगा टीवी और फिर सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गए होंगे जी वन साइडेड, सिंगल साइडेड ये बातें करते हैं और किसी एक पार्टी के खिलाफ है। आई जस्ट विश कि उन्होंने ये वाला सेगमेंट भी देखा होगा। तो लिहाजा जहां हमें लगेगा चीज़ ठीक नहीं हो रही हम बोलेंगे। अच्छा जी, किसी के बारे में भी हमने गुजरांवाला के उस बच्चे के लिए कहा था ना कि उसको नई साइकिल चाहिए, तो मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान, इश्तियाक बेग साहब ने हमें मैसेज किया कि भाई मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो गुजरांवाला के इस बच्चे को नई साइकिल दे देगी। सो थैंक यू मेक अ विश फाउंडेशन। सो थैंक यू सो मच बेग साहब, एंड यू शुड गेट हिम अ नाइस न्यू बाइसिकल। एग्जैक्टली, बेटर देन व्हाट ही हैड, बिकॉज ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट। मुझे इतनी खुशी होती है कि देयर हैव बीन, कितनी बार ये हुआ है कि जब हम डिजर्विंग लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने लाते हैं, वी नो पीपल आर वॉचिंग who want to help them out, who want to assist them, who want to reward them, और वो फौरन से उसी वक्त शो के दौरान ही आ जाती है बात। सो थैंक यू सो मच मेक अ विश फाउंडेशन। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और भाई पहाड़ों के शहजादे की बात हो जाएगा। लिटरली ये बच्चा तो है ही हमारा पहाड़ों का शहजादा। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन को पहमा शहरोज काशिफ रुकने का माशाल्लाह नाम नहीं ले रहे। अल्लाह ताला इसे नजर बद से बचाए। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद नवी चोटी भी सर कर ली है। शहरोज काशिफ ने 8035 मीटर बुलंद गेशर ब्रह्म 2 गेशर ब्रह्म 2 यही होगा नाम, हमने तो नया नाम रख दिया है। तो खैर वो जी वो सर कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं और पहले ही बता चुके थे। लास्ट जब हमारी उनसे बात हुई थी तो दिस वाज हिज प्लान एंड लो एंड बिहोल्ड जो उनका प्लान होता है वो मतलब एक ज़ीरो इन फोकस के साथ उस पर पहुंच जाते हैं। तो शहरोज काशिफ इससे पहले आपको याद दिला दें माउंट एवरेस्ट और K2 समिट जो है वो समेत 8 चोटियाँ सर कर चुके हैं।
तो एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं माशाल्लाह, एंड ही सो यंग। और अब शहरोज जो है वो G1 सर करने की मुहिम का आगाज़ करेंगे और G1 कामयाबी से सर करने की सूरत में वो 10 चोटियाँ सर करने वाले कम उम्र तरीन माउंटेनियर दुनिया के बन जाएंगे। सो शहरोज बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। जूनियर तरीन मतलब वैसे तो लोगों ने काफ़ी किया है, बट कम उम्र तरीन, द यंगेस्ट माउंटेनियर। सो गुड लक भाई। We have no doubt इंशाल्लाह that you will do it, और जब आप कर लेंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे एक दफ़ा फिर। अच्छा जी, पोलियो वाला मामला जो है ना, उसमें ज़रा सेटबैक हुआ है मुल्क को। मुल्क में पोलियो के खिलाफ जंग में एक बड़ा धचका लगाया और 7 शहरों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। ये इंकशाफ मुख्तलिफ शहरों के सीविज से हासिल करदा नमूनों के टेस्ट के बाद सामने आया है। हुक्काम के मुताबिक जिन शहरों में पोलियो वायरस मौजूद है इनमें पेशावर, बन्नू, नौशहरा और सवात शामिल हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सीवेज लाइन में भी पोलियो वायरस पाया गया है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पहले ही मुल्क में पोलियो के 14 केसेस सामने आ चुके हैं। हुक्काम को पोलियो के खात्मे की हिकमत अमली पर रिव्यू तो करना पड़ेगा अब, क्योंकि इट्स अलार्मिंग नाउ। और इसी पे हम जरा बात करते हैं। डॉक्टर शहजाद बेग हैज जॉइंड अस, जो कि कोऑर्डिनेटर नेशनल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव हैं। और डॉक्टर बेग, बड़े हम कंसर्न हैं बिकॉज जितने मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्रेस करते हैं, वी टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड, वी टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, तो वो बात जो कोई आगे जा नहीं रही। अब पाकिस्तान पोलियो के ख़िलाफ़ बहुत अरसे से जंग लड़ रहा है, कुछ मुस्बत नताइज मिलते भी रहे हैं, लेकिन अब यही सामने पता चल रहा है कि 7 शहरों के सूरज में वायरस मौजूद है। कितनी तशवीशनाक बात है ये आपके लिए? जी, ये अनफॉर्चुनेट है कि 15 मंथ्स तक पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस नहीं हुआ था, और लेकिन इस दौरान भी साउथ केपी में के जो 6 अजला है वहाँ पे वायरस की मौजूदगी थी, और हमारा ख्याल था कि हम इसको साउथ केपी में ही वायरस को शिकस्त दे देंगे, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। और इस ईद पे पॉपुलेशन मूवमेंट इतनी ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से जो वायरस है वो पाकिस्तान साउथ केपी से बाहर भी पाकिस्तान के 7 अजला में पाया गया है। लेकिन समझने की बात ये है कि वायरस का मौजूद होना और पोलियो का केस होना 2 अलग चीज़ें। वायरस को हम फैलने से नहीं रोक सकते, ये हमने कोरोना में भी सबक सीखा था और दूसरी बीमारियों में भी सीखा है, लेकिन उसका जो हल है वो यही है कि हम उससे बचाव करके रखें ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, ताकि वायरस जो है वो उनको इफेक्ट ना कर सके और एनवायरनमेंट में ही डाई हो जाए। अच्छा, अभी बताइएगा सर कि पोलियो के सर्टली वैक्सीन ही है ना, मुकम्मल ये खतरे पे लाने की मुहिम ही है, जो आप समझते हैं स्केड्यूल के मुताबिक चल रही है, या इसमें हंगामी बुनियादों पर कुछ चेंज, कुछ रद्दबदल, कुछ इजाफा करने की ज़रूरत है इस वक्त? जी बिल्कुल ज़रूरत है। हंगामी बुनियादों पे हमने ये किया है कि एक एडिशनल कैंपेन जो है साउथ केपी में 15 तारीख से तकरीबन 10 दिन बाद हम शुरू कर रहे हैं, और इस कैंपेन में हम पोलियो के कतरे के साथ साथ पोलियो की इंजेक्टेबल वैक्सीन भी देंगे। इसके अलावा हम वहाँ पे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इंसेंटिव्स भी देंगे कि वो वैक्सीन करें। और उसके बाद 22 तारीख से पाकिस्तान पूरे में, बाकी पाकिस्तान में पोलियो की कैंपेन हो रही है, और इसके बाद 2 कैंपेन्स और होंगी अक्टूबर और नवंबर में, ताकि हम अपने बच्चों को फुल्ली वैक्सीनेट कर सकें और पोलियो से बचाव कर सकें। अच्छा, अब क्लियरली मुल्की हालात ऐसे हैं कि वैक्सीनेशन मुहिम की मुश्किलात भी हम सारों को नज़र आ रही हैं, और फिर सूरज से वायरस मिलना भी तशवीशनाक है। तो ये सब देखते हुए आपके अंदाज़ों के मुताबिक कब तक पाकिस्तान, मतलब ये इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन वैसे तो, पोलियो फ्री हम कब तक हो सकते हैं? देखें, ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री होने के लिए नंबर 1 तो माहौलियाती नमूनों में भी एज वेल एज केसेस में भी पोलियो को 0 करना पड़ेगा, और उसके बाद 3 साल तक पोलियो फ्री रहना पड़ेगा। सो लिहाजा जब भी पाकिस्तान में पोलियो का आखिरी केस होगा, हमें पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन उसके 3 साल बाद मिलेगी। तो कराची में इस वक्त क्या मंजरनामा है, क्या सूरत हाल है, अली इमरान सैयद ने हमें अपडेट किया। अच्छा, न्याज आई है आपके घर पे अब तक?
जी ये क्या चाहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया करूं? नहीं, मेरा शुक्रिया नहीं अदा करें, वैसे वही जो नहीं तो आपके घर आइए। हाँ, मतलब सिलसिला जारी है। अच्छा, आपकी तरफ से अच्छा, हाँ, थैंक यू फॉर दैट एज वेल। सो जो हलीम का भी वैसे गेम ऑन होती है वैसे हलीम की भी। अच्छा, मूविंग ऑन, खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स कि हमारे यहाँ 2 हफ्तों में मैंने सही कहा है, पॉसिबिलिटी है कि 3 इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो सकते हैं। एक तो शॉर्ट हो ही रहा है जो कि 28 अगस्त को होगा। एंटी एंजाइटी अभी से लेना शुरू कर देनी चाहिए, ऑलरेडी बिल्ड अप फॉर दैट। तो एक तो मैच हो ही रहा है, वो तो डन हो गया है, 28 अगस्त को होगा पहला। और ये हो क्यों रहा है जी, आपको बता दें कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीमें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से शिकस्त का जो जख्म है ना अब्दुल्ला, वो अभी तक भर नहीं पाया। तो उनको एक और मौका चाहिए समझने के लिए कि बच्चू ये तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा टीम अपने सीनियर प्लेयर्स को दोबारा टीम में शामिल किया है। रोहित शर्मा को टीम की क़यादत सौंपी है। विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन अलबत्ता स्क्वाड का हिस्सा है। भारतीय टीम को स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का साथ हासिल नहीं होगा और जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल जो हैं वो इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। 27 अगस्त को शुरू होने वाले एशिया कप में रवायती हरीफ होंगे आमने सामने ऑन द 28 अगस्त, फिर 4 सितंबर को सुपर 4 में भी हो सकते हैं और उसके बाद क्या ही बात हो जाए अगर फाइनल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। सो यू नो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट टू बिगिन विद 28 अगस्त तो आप रिजर्व कर लें और कुछ ना करें। मतलब कोई शादियाँ, कोई किसी, मैं तो कहूँगी कहीं पैदाइश भी हो रही हो तो उसको भी आगे पीछे कर लें। जस्ट कीप दैट डे फ्री फॉर वी जस्ट होप एंड विश के शाहीन ज़रा गेट वेल सून हो जाए। वो इंजरी का शिकार है, आपको पता है, क्योंकि शाहीन ने जिस तरह बेड़ा गर्क किया था ना, बेड़ा गर्क इज द राइट वर्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप का, सो वो कभी नहीं भूल पाएगी ये टीम। और होपफुली कि अब मैनेजमेंट ज़रा देखे शाहीन की क्या इंजरी की सूरत हाल है। तो बेसिकली वी नीड वंस मोर फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे एकदम तो शायबा ऐसा हुआ जैसे 2018 में जिस तरह हुकूमत बनाई गई थी इमरान खान साहब की, उसका जिक्र कर रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन शायद उस वक्त वो कहीं बिजी थे कि किस तरह लोग इकट्ठे कर कर के हुकूमत बनाई गई, मांगे तांगे के लोग इकट्ठे कर कर के हुकूमत बनाई गई और उसके बाद मुतअद्दिद बार आपको पता ही है हॉर्स ट्रेडिंग मुबैना तौर पर होती रही है। खैर खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग के काफ़ी सबूत वैसे मौलाना साहब मौजूद हैं, चाहे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तहरीक एतमाद का मामला हो, चौधरी सरवर का इंतखाब हो। जहांगीर तरीन तो अपने जहाज़ में सियासतदानों को खरीद कर इमरान खान के पास लाते रहे हैं, उसकी एतराफ़ी वीडियो भी मौजूद है और जो बिकता नहीं था उसको नैब के जरिए ब्लैकमेल कर देते थे। तो पहले मुझे लगा कि शायद मौलाना साहब 2018 में हुकूमत साजी पे इजहार ख्याल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो अभी वाले पे कर रहे थे। मैंने 8 साल दिन रात मेहनत की, इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़ दें। और आई एम श्योर के सुनी सुनाई बातों को बगैर तस्दीक के आगे पहुंचाना या तरवीज करना या उसकी तबलीग करना या ये कहना कि बिके लोग, उस पे क्या सजाएं हैं और क्या मामला बन सकता है, ये भी सब जानते ही होंगे। जी, सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, मौलाना तारिक जमील मुल्क के एक ऑल टाइम मुमताज़ तरीन उलमा में से एक हैं और आप खुद उनके बहुत से इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं। माजी में वो सरबराहान हुकूमत जो हमारे लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन अब तो बात ही कुछ और हो गई है, बिल्कुल ही कुछ अलग किस्म का मैजिक नज़र आ रहा है। तो क्या आपने उन्हें सियासत में इस तरह दिलचस्पी लेते हुए कभी पहले देखा है? देखिए, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट इसलिए है कि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मेरा ज़ाती भी ताल्लुक़ है और मैं उनका दिल से एहतराम भी करता हूँ। माजी में उन्होंने तबलीगी जमात की वजह से बहुत सारे लोगों के इस्लाह का वो मूजिब बना है और इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। जो दाई होते हैं तो वो जिस तरह आम आदमी से ज़्यादा वो हुक्मरानों को भी नसीहत करते हैं और अगर उसके लिए मिलना जुलना हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एक तो ये है
कि बतौर तबलीगी जमात अपने आप को सियासत से बालातर रखती है और मौलाना तारिक जमील साहब के इस रवैये पे तबलीगी जमात के अकाबिरीन पहले भी मोतरज़ थे और तबलीगी जमात की तंजीम में उनके पास कोई मनसब नहीं है। तो लेकिन वो तबलीगी जमात के ज़ाहिरी बात है कि उनके नाम को तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा, अब की बार तारिक जमील साहब ने ये गलती की है कि वो बाकायदा जो किसी की दूसरी राय हो सकती है, मसलन बाज़ मज़हबी जमातें हमारे पाकिस्तान में वो सियासत करने को फ़र्ज़ समझती है, लाजिम समझती है, क़बाहत तो दूर की बात है, लेकिन तबलीगी जमात वाले सियासत में बतौर तबलीगी अपने आप को मुलव्वस करना वो अपने उसूलों के मनाफी समझते हैं। तो एक तो मौलाना तारिक जमील साहब अब के बार न सिर्फ ये कि सियासत में मुलव्वस हो गए हैं, बल्कि वो एक वाज़ेह फ़रीक के तौर पर सामने आए हैं। फिर 2018 का इलेक्शन जिसको मुल्क की माइनस PTI बाकी तमाम सियासी जमातों ने नाजायज़ करार दे दिया था, तो मौलाना तारिक जमील साहब उसको सनद जवाज़ फराहम करते रहे इमरान खान साहब के साथ मिल के। फिर ये भी एक जो बड़ी गलती उनसे हुई और हम उनके लिए अल्लाह के हुजूर माफ़ी के खासगार हैं कि वो इमरान खान साहब, ज़ाहिर है कि आप आगे पीछे देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, अब अगर तबलीगी जमात वाले दीन की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि तबलीगी जमात के अमीर हों, उनके इर्द गिर्द के लोग हों, वो सब उसी तरह फिर नज़र भी आते हैं, उनका किरदार भी वैसे होता है, उनके इर्द गिर्द लोग भी दीनी शायर का ख्याल रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के इर्द गिर्द जो लोग थे, जिस तरीके से उन्होंने नेब को ब्लैकमेल किया, वो सारी हक़ाइक़ सामने आ गई, धांधली की हक़ाइक़ सामने आ गई। उसके बावजूद भी वो इमरान खान साहब के जो मजहबी कार्ड का वो इस्तेमाल करते थे, तो बजाय इसके कि तारिक जमील साहब उसकी मज़म्मत करते तो वो उनको सनद जवाज़ फराहम करते, और मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। इसी तरह आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब ने एक बिल्कुल गैर शरई बात कह दी और उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है वो शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। अब अल्लाह ताला के हुजूर सबसे बड़ी गुनाह जो वो शिर्क है जो नाकाबिल माफ़ी है, तो उस पे मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई बयान नहीं दिया कि इमरान खान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उस बयान के बाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से झूठे डिक्लेयर हो जाने के बाद भी मौलाना तारिक जमील साहब गए और उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया कि जिसमें इमरान खान साहब के जिस नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अता बंदयाल भी शामिल थे, उन्होंने इमरान खान साहब के उस साजिश की थ्योरी को झूठा करार दिया है। तो उसके बावजूद मौलाना तारिक जमील साहब ने वो उस झूठे बयानिए की इमरान खान साहब की उसकी तायीद की। जी बिल्कुल, झूठे बयानी को इंडोस किया, झूठ को इंडोस किया इमरान खान साहब के। अब ये बताइएगा कि वैसे तो वो कहते हैं कि सियासी मामलात से तबलीगी जमात का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका जो ताज़ा इंटरव्यू है वो ऐसा ही है जैसे किसी सियासी जमात के वो और किसी एक सियासी जमात के तर्जुमान हैं। तो ये तब्दीली या निगाहों पर यह पर्दा कैसे पड़ा उनकी, और मौलाना के मानने वालों पर क्या असर होगा इसका? नहीं, एक तो मेरी मालूमात के मुताबिक तबलीगी जमात के अकाबरीन ने उनकी एक्टिविटीज़ को डिसऑन किया है, कभी भी ऑन नहीं किया है, और इस वक्त वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तबलीगी जमात के अकाबरीन उनके सिर्फ इस सियासी अमल पे नहीं, बल्कि उनके बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ पे मोतरज़ थे। और ये जो अभी उन्होंने काम किया है कि वो बराह रास्त सियासत में एक फ़रीक बन गए हैं
और फिर ये है कि इमरान खान के झूठे बयानिए की वकालत कर रहे हैं, तो इसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तबलीगी जमात वाले उनको वो ऑन करें, क्योंकि जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साजिशी थ्योरी को बेबुनियाद करार दिया है, वो उस पे जो है आंखें नमनाक करके और उसकी वकालत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसके बाद अब तारिक जमील साहब वैसे भी पीटीआई में नाम इमरान खान साहब रियासत मदीना का लेते हैं, लेकिन कोई बंदा उसके करीब ऐसा नहीं है कि जो दीन को समझता हो या उनको दीन समझा सके। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि अब तारिक जमील साहब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करें, ताकि इमरान खान साहब को कम से कम दीन समझाने वाला कोई एक बंदा तो हो ना। अच्छा साफ़ी साहब, फाइनली ये भी बताएं कि आलिम दीन बिला सबूत किसी पर पैसे खाने, साजिश करने का इल्ज़ाम लगाए, किसी को हक और किसी को बातिल करार दे, तो आखिरत में सवाल तो इस चीज़ का भी हो सकता है। तो ये भी बताइएगा कि तरदीद ना सही, लेकिन मौलाना को अपने बयान की वजाहत तो कर देनी चाहिए, क्योंकि वो इतना कुछ उन्होंने कहा कि उनको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। वो सबूत तो देना, वो एटलीस्ट बताएं तो कि वो जो कह रहे हैं वो किधर से बात चली है, या सिर्फ इमरान खान ने उनके कान में कहा और उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो तो इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं। तो आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब जैसे लोगों की ज़ुबानी हम बार बार सुनते थे, और कुरान मजीद की आयत है कि इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लाए तो आप पहले उसकी तहकीक करें। मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि मुझे साजिश के तहत निकाला गया है और लोगों को ख़रीद के निकाला गया है, तो मौलाना ये न सिर्फ ये कि कोई सबूत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो इमरान खान साहब को, जिसके 3 बेंच अरकान वो बहुत अजीज़ हैं, उनका जो रिटन फैसला है उसमें इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ को झूठ साबित किया गया है और उसको झूठ डिक्लेयर किया गया है। लेकिन तारिक जमील साहब उसके बाद उठ के टीवी पे बैठ के उसकी वकालत कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जब वो उनसे मिल रहे थे और उसके बाद ये इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसके बाद इमरान खान साहब के अपने मुकर्रर करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इमरान खान को गैर सादिक और अमीन करार दिया था। मेरे ख्याल में तो मौलाना तारिक जमील साहब को उस वक़्त तड़प उठना चाहिए था कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की दबाव पे इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा, क्योंकि सादिक और अमीन का लक़ब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और के बारे में नहीं दिया जा सकता। अब उस वक्त तो तारिक जमील साहब कोई नहीं तड़पे। फिर ये कि आरटीएस सिस्टम बैठने पे उस वक़्त तो तारिक जमील साहब के ज़मीर का आरटीएस सिस्टम बैठा हुआ था कि जब आरटीएस सिस्टम पहल किया गया, जब पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, तो तब तो तारिक जमील साहब का ज़मीर उस वक़्त नहीं जागा। और फिर उसके बाद जिस तरीके से नैब को एक तरफा इस्तेमाल किया जाता रहा और जिस तरीके से ट्रंप से मिलने के बाद इमरान खान साहब बंगड़े डाल रहे थे, तो उस वक़्त जब हम तारिक जमील साहब से सवाल करते थे तो वो ये कहते थे कि जी मैं तो गैर सियासी आदमी हूँ और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब वो सियासत में मुलव्विस भी हो गए और मुझे इसका बहुत दुख है और बहुत अफसोस है कि वो एक झूठ पे मबनी बयानिए पे सियासत करने वाले इमरान खान के सपों में नज़र आते हैं। इसलिए बहरहाल उनका अपना इस्तेहकाक है। तो मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात को मज़ीद बदनाम करने की बजाय मौलाना साहब के लिए अब मेरा बरदराना मशवरा ये है कि वो तबलीगी जमात का नाम लेना तर्क करके बाकायदा पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें और दीन की जो खिदमत वो करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इमरान खान साहब और बाकी लोगों को दीन पढ़ा के और सिखा के तो वो यहाँ पे ये खिदमत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब। ये साहब दुख तो उनके बहुत से चाहने वालों और उनको सुनने और उनके मानने वालों को है, क्योंकि इमरान खान साहब का अमरीकी साजिश का बयानिया तो मतलब
इट्स अ फैक्ट कि वो झूठ है, और फैक्ट हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, तमाम हमारे इंटेलिजेंस के इदारे ये कह चुके हैं कि झूठ है, हमारी अदालत ये कह चुकी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि झूठ है। और ये भी एक अजीब सी बात लगती है ना, जब सारे प्रूफ्स दे रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये कह रहे हो कि बस मेरी मानो और किसी की ना मानो, तो ये अजीब सी बात है। तो दुख तो मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत से फॉलोअर्स को है इस सारी सूरत हाल का, डिसअपॉइंटमेंट है। बिल्कुल है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, मूविंग ऑन। और जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स, हमारे एथलीट्स हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट ऑफ मोर टाइम and attention from us and of course from और हमारा जो रेसलिंग कंटिजेंट है ना, उसने तो कमाल ही है। वो हमेशा ही वैसे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और विदाउट एनी सहूलत। अच्छा, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते की अमूमी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी हौसला अफजा रही है, और पाकिस्तानी एथलीट्स ने चांदी और कांसी के 3 और 2 गोल्ड मेडल्स, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, वो हासिल किए। और इस मरतबा एक और अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान ने कोई मैदान खाली ना छोड़ा, हर इवेंट में भरपूर हिस्सा लिया, विच इज़ कमेंडेबल एक्चुअली। और ठीक है कि ख़वातीन की तरफ से कोई मेडल नहीं आ सका, लेकिन मजबूरी तौर पर देखा जाए तो ये तमाम खिलाड़ी अवाम की तवज्जो अपनी तरफ करवाने में मेरा ख्याल है कि ज़रूर कामयाब हुए हैं। और इसीलिए वी कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि इनको थोड़ी सी अटेंशन, बेटर असिस्टेंस, फंड्स दिए जाएँ, तो अब तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए कि ये क्या क्या कर सकते हैं। और हमारे पाकिस्तानी एथलीट सिल्वर मेडलिस्ट ज़मान अनवर, सिल्वर मेडलिस्ट इन कॉमनवेल्थ गेम्स, चांदी का तमगा हासिल करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, फ्री स्टाइल रेसलर। बहुत शुक्रिया आपका ज़मान। बताइएगा, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करना सर्टनली सबके लिए एजाज़ था, लेकिन बहुत से मेडल्स भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी मेडल जीत के लाए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितना टफ कॉम्पिटिशन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 22 करोड़ अवाम की मैं नुमाइंदगी कर रहा था, तो इधर आकर मैंने उनके लिए सिल्वर मेडल जीता है, तो ये तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये टफ कंपटीशन तो था, क्योंकि यहाँ ओलंपियन आए हुए थे, वर्ल्ड चैम्पियन आए हुए थे। इन टफ कंपटीशन में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है। ये मेरे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है, और मेरे मुल्क के लिए भी। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद ट्रेनिंग करेंगे और इस सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वी हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि अभी तो बहुत मेडल्स और आने हैं। अच्छा ज़मान, ये बताइएगा कि हमारे तमाम खिलाड़ी और ख़ास तौर पर पहलवानों को तो सहूलियात की कमी की बड़ी शिकायत रही है। जब जब हमने इंटरव्यू किया है, हमारे शो पे आए हैं, तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है कि प्लीज़ हमें असिस्टेंस दें। तो इसके बावजूद पूरी रेसलिंग टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। कैसे हुआ ये, कैसे मुमकिन हुआ? पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक भी नेशनल रेसलिंग एकेडमी नहीं है जहां पूरी सहूलियात के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेनिंग की जा सके। तो इसके बावजूद हम अपने घर में ट्रेनिंग करते हैं, मिट्टी पर करते हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें कैंप दिया था। उसमें जो भी फैसिलिटी अवेलेबल थी, जो पाकिस्तान में रह के हो सकती है वहाँ थी, उसके मुताबिक हमने ट्रेनिंग की है। तो फिर ये वाकई ये एजाज़ की बात है कि इतनी अपना कम सहूलियात के बावजूद हमने आकर, खास तौर पर पहलवानों ने आकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सारा क्रेडिट हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को जाता है, और कोच साहब को, स्पेशली कोच फरीद साहब को, जिन्होंने हमें 6 माह अंत तक मेहनत करवाई, 3 टर्म ट्रेनिंग करवाई। अच्छा, ये बताइएगा ज़मान कि अब अगला टारगेट ओलंपिक्स ही होना चाहिए इंशाअल्लाह, और इस बार आई होप कि पूरी तैयारी के साथ तमाम हमारे रेसलर्स कोशिश करें और सहूलियात भी इन्हें मिल जाएं, ताकि तैयारी का मौका भी मिले। तो हुकूमत से और आवाम से किस किस्म की उम्मीदें हैं आपको, कि आपको क्या क्या असिस्टेंस चाहिए? पहला टारगेट ओलंपिक गेम, एशियन गेम्स है, और मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान में अपना जीत रहा हूँ, और बारहा मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल की है। मैंने साउथ एशिया का गोल्ड जीता है, लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये तो बात आपको बताता चलूं कि रेसलिंग एक है, ये है गेम, अब पार्टनर की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है,
कि आपका जितना अच्छा पार्टनर होगा उतनी आप अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, उतने आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में हम रह कर ट्रेनिंग करते हैं किसी जूनियर रेसलर के साथ, तो इसका यही मतलब है कि हम जाएंगे भी तो हमारा मोराल उस तरह का नहीं होगा। इंटरनेशनल ये है कि अगर आप ओलंपियन से ट्रेनिंग करेंगे, वर्ल्ड चैंपियन से ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका मोराल बहुत हाई होगा। तो इसमें परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़माना आपने बात की है कि जब आपकी प्रैक्टिस भी हो रही हो, जब आप तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके साथ जो आपका कंपटीशन हो इवन इन तैयारी, वो तगड़ा होना चाहिए, ताकि आपको हमेशा आप ओवर पावर ना करें, आपको फील ना हो कि जी आई हैव डन इनफ। कोई तगड़ा होगा आगे से तो आप ज़्यादा ट्राई करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुल्म एक लिटरली एक सानहा जो पिछले दौरे हुकूमत में, और कहने दीजिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था, वो ये हुआ था कि डिपार्टमेंटल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद से या तो कोई अल्टरनेटिव दिया जाता ना बेहतर तो बात थी। इनमें से कितने लोगों को अपने बच्चों को खाना खिलाने खिला हैं, दे डोंट हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। सो हम आपसे हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म साहब आपसे गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की नौकरियां पक्की कराई जाएं। मौलाना तारिक जमील मुल्क के बड़े आलिम और दुनिया भर में बड़े मकबूल हैं। एक वसी हल्का उन्हें सुनता है, चाहता है, और ये कतन मुबालगा ना होगा कि उनके चाहने वालों की तादाद लाखों करोड़ों में है। बला के ख़तीब हैं, अंदाज़ गुफ्तगू भी मुतासिर कुन है। जब दुआ करते हैं तो लोगों को रोने पर मजबूर कर देते हैं। आलम दीन होने के नाते ये उनकी शख्सियत का एक रुख है। उनकी शख्सियत का एक दूसरा रुख भी है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है, और वो ये है सियासी रुख। मौलाना तारिक जमील हुक्मरानों से ताल्लुकात उस्तवार करते रहे हैं। हुक्मरानों को जाके नसीहत करना तो हमारे ज़िम्मे है, उनसे मफाद उठाना ये एक सौदेबाजी की बात है। तो मैं 92 से वसीम सज्जाद साहब थे प्रेसिडेंट उस वक्त, कायम मकाम सदर, आज उनसे लेकर मौजूदा वज़ीर आज़म तक सिवाय बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मेरी सबसे मुलाकात हुई है। इमरान खान ने हुकूमत में आकर मदीने की रियासत का नारा लगाया तो बतौर आलम दीन मौलाना तारिक जमील भी उनके साथ हो लिए। आगे चलकर दोनों का ताल्लुक कुछ अलग ही नौयत का हो गया। मौलाना तारिक जमील इमरान खान से ना सिर्फ तवातुर से मुलाकातें करने वज़ीर आज़म हाउस जाते रहे, बल्कि इमरान खान के हर फैसले पर एलानिया उनकी हिमायत भी करते रहे। इमरान खान के हक़ में रकत आमेज़ दुआएँ कराते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनके सियासी किस्म के बयानात भी आने लगे। हमें इनका साथ देना है। हम इनका साथ कैसे दें कि हम भी शुरू हो जाएं कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी पर ज़्यादती नहीं करेंगे। ये हमारा साथ है। यही तो फलाही रियासत थी मदीना की, सच्चाई पर, मोहब्बत पर, रास्तबाजी पर, इसार पर, क़ुरबानी पर, ये हमारा साथ। हम उनको सियासी रंग न दें बल्कि हम इसको एक दीनी फरीज़ा समझ कर अदा करें। फिर आपको पता ही है इमरान खान साहब इनकी नसीहत लेके कितनी मोहब्बत का प्रचार करते हैं अपनी तकरीरों में। खैर, फिर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल बाहर किया गया तो माजी के बरक्स ना सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े रहे बल्कि इमरान खान के दौर में जो आवाम को कुर्बानी की तलकीन करते थे इत्तेहादी हुकूमत में महंगाई का शिकवा करने लगे। गरीबों की चीखें हैं, गरीब छोड़ मालदार लोग, हम ज़मींदार लोग हैं, हमें ज़कात, हमें वो खाद नहीं मिल रही, स्प्रे नहीं मिल रहे, पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो ये पता नहीं है हुकूमत क्या कर रही है। और उसके बाद ममनुआ फंडिंग केस में मुल्क के एक इदारे ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया तो वो फौरी तौर पर खान साहब से मिलने बनी काला पहुंच गए। इमरान खान की आर्टिकल 62-63 के बाद अहलियत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद शदीद ख़तरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में करार दे दिया है कि इमरान खान साहब ने कौमी स्पीकर रूलिंग के हवाले से आइन की शदीद खिलाफ वर्जी की। खान साहब पर तोशा खाना रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है। इमरान खान को आइनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। फिर पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को डी सीट किया गया। इलेक्शन हुआ, तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा
तर नशिस्तें हासिल की। कानूनी पेचीदगियों के बाद इमरान खान के हामी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन चुके हैं। मौलाना तारिक जमील ने इस पूरी सूरत हाल के सिलसिले में हाल ही में एक निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में शहबाज हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मुल्क में इस पर एक नई बहस जो है वो छिड़ दी गई है। हम आपको बताएंगे ये मैं बताती हूँ कि इमरान खान के मौरूसी सियासत डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के दावे जो है ना वो दावे ही रह गए हैं। अब 2018 इंतखाबात के बाद उनकी हुकूमत में मौरूसी सियासत को ही एक्चुअल जगह तो उन्हीं को मिली और ये मतलब ये इट्स क्लियर कट और आपके सामने इलेक्टेबल्स को तरजीह दी गई और मौरूसी सियासत की तरवीज के बावजूद कमाल है कि खान साहब मौरूसी सियासत के खिलाफ मुसलसल बात करते रहे। ये कॉन्फिडेंस वैसे चाहिए, अभी भी बात कर रहे होते और देखते नहीं है कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। उनके कॉल और फेल में खुला तजाद है। सिर्फ एक मिसाल ही ले लें, मुल्तान से शायद इमरान खान की पार्टी को सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का घराना ही नज़र आता है, क्योंकि अब ये हो रहा है कि शाह साहब खुद रुकन कौमी असम्बली हैं और अब तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया। उनके बेटे जैन कुरैशी भी रुकन कौमी असम्बली थे, लेकिन फिर हाल ही में पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में मुल्तान से वो सूबाई असम्बली की नशिस्त जीते और जैन कुरैशी की कौमी असम्बली की खाली की गई नशिस्त हल्का NA 157 ठीक मैंने कहा है 157 पर अब इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी उनकी बेटी मेहरबानों को टिकट से नवाज दिया है। जरा इस पे मतलब पहले बेटा जो कि MNA थे, फिर वहाँ से वो MPA का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अब उनकी बेटी जो है वो नॉमिनेट हो गई, जिस पर PTI के कारकुन भी एतराज़ कर रहे हैं। यूज़ैन कुरैशी की बहन और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों को कौमी असम्बली का टिकट दिया गया है। अब देखा जाए तो एक अरसे से मुल्तान की नशस्तें कुरैशी ख़ानदान के पास ही हैं। बहरहाल दूसरी तरफ पंजाब में जो काबीना का ऐलान किया गया है वो भी कमाल ही है। वही पुराने चेहरे हैं, रिवायती सियासतदान हैं और सियासी खानवादे नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा एतराज़ तो मुझे वज़ीर तालीम पे है वैसे, क्योंकि तालीम ऐसा नहीं लगता कि उनको छू के कहीं गुजरी है उनकी गुफ्तगू से या उनकी गुफ्तार से। खैर कई वज़रा आपस में रिश्तेदार भी हैं, जबकि कुछ को मनपसंद वजारतें मिली हैं। इसके अलावा पंजाब काबीना में 5 ऐसे वज़रा भी शामिल हैं जो मुशर्रफ दौर से चले आ रहे हैं। इमरान खान माजी में ख़ानदानी सियासत की सख्त मुखालफत करते रहे हैं। याद दिला दें आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है किसी के रिश्तेदार को इजाजत नहीं होगी अपने रिश्तेदार को आगे लाने की। कोई रिश्तेदार इस पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। मैं इसी सियासत को तो खत्म करने आया हूँ। ये खानदानी सियासत, उधर भी बाप बेटा है, बहनें हैं, इधर ये हैं, ये कौन सी सियासत? तो खानदानी सियासत है, ये खत्म करनी है। कोई भी इस पार्टी में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी इस पार्टी में लीडरशिप पे आ सकता है। यहाँ कोई रिश्तेदारों की पार्टी नहीं है। मेरिट का सिस्टम तब आएगा पाकिस्तान में जब ये जो खानदानों की सियासत है ये खत्म हो। जब हम खान साहब की ये बातें सुनते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि ये लोग तब्दीली की जमानत कैसे बन सकते हैं। मतलब क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या कहते थे, और अब पूरा एंटोराज अगर आप देखें तो वो कहाँ से आया है। और इस तरह तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो नज़र आ जाता है आपको कि ये अगली जो नस्लें हैं ना वो भी सियासत को अपनी जागीर समझेंगी और लोग कुछ भी कहें, लेकिन PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट देने का दिफा कर रहे हैं और उनके ख्याल में उनकी बेटी ही इमरान खान के बयानिए को आगे लेके जा सकती है और कोई नहीं, और कोई लीडर और कोई कारकुन इस काबिल है ही नहीं, बस इसी खानदान में। पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। खैर जनाब इमरान खान मौरूसी सियासत के खिलाफ मैदान में निकले थे, लेकिन उनकी पार्टी में रिवायती सियासी खानवादों को नवाजा जा रहा है और जो इमरान खान के अपने सियासी फलसफे के खिलाफ है। वैसे कौन सी कोई पहली बात हो रही है जो अच्छा, अगर आप मेहरबानों कुरैशी की भी ट्वीट देखें, ऑब्वियसली उनको भी पता है कि बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, तो उनकी भी जब ट्वीट आई तो उन्होंने यही कहा ये रिजर्व सीट के लिए मैं नहीं आ रही, मैं आई एम गोइंग टू फाइट दिस इलेक्शन, और मैं अपने लिए मैं लड़ के जीतूंगी, डिजर्विंग होंगी तो आगे आऊंगी। लेकिन बट इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या सियासी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कब वो सियासी कारकुन के तौर पर हमें नजर आई हैं? वो कहती हैं कि वो काफ़ी सालों से एज अ कारकुन काम कर रहे हैं। अच्छा, बट आई वंडर हमारी नज़र से तो कभी गुजरी नहीं हो।
अच्छा जी, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी पता कर लेते हैं। शामी साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हमेशा से ख़ानदानी सियासत और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है उसके ख़िलाफ़ रहे हैं। वो नए सियासत में नया खून जो है लाने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं और बड़े ही वोकल रहे हैं फ्रॉम डे वन अबाउट दिस। ये बड़ा ही उनके लिए एक बड़ा करीब ये एक पॉइंट रहा है जिसके बारे में वो अपनी ऑलमोस्ट हर स्पीच में बात करते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को ही मुल्तान का टिकट दे दिया, तो क्या उन्हें इससे बेहतर उम्मीदवार मुयसर नहीं हुआ? हुआ क्या, बैकग्राउंड क्या होगी? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का तो यही कहना है कि इससे बेहतर उम्मीदवार मौजूद नहीं था, लेकिन पीटीआई के बास कारकुन वहाँ एहतजाज कर रहे हैं और उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, तो वहाँ भी मौरूसी सियासत है और यहाँ भी मौरूसी सियासत है। और ये जो हमारे जैसे मुल्क हैं उनमें मौरूसी सियासत को आप यकसर निगेट नहीं कर सकते। लोगों की जज्बाती वाबस्तगियाँ मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के साथ होती हैं और उनको वोट देना वो पसंद करते हैं। तो कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि ये सियासत ख़त्म होते होते होगी। लेकिन इमरान खान इसके बहुत शदीद मुखालिफ थे, इस पर बहुत तनकीद करते रहे। वो तनकीद करते थे मरियम नवाज शरीफ के हवाले से, हमजा शहबाज के हवाले से, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से, आसिफ जरदारी के हवाले से। लेकिन अब उनको भी तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। और इससे पहले भी केपीके में परवेज़ खट्टक साहब, असद कैसर साहब और बाद दूसरे हज़रात जो हैं अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवा चुके हैं। बहरहाल इमरान खान साहब जो दावे करते थे उनकी नफ़ी हो गई है, इसलिए लोग उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। अगर वो इतना शिद्दत के साथ एतराज़ ना करते, तनकीद ना करते, तो ये मसला इस तरह उठ के खड़ा ना होता और उनको इस तरह जवाब देना ना पड़ता। बिल्कुल शामी साहब, आपने बिल्कुल कहा कि दोनों तरफ सियासी खानवादे हैं, लेकिन ये बुत तो तोड़ने आए हैं ना इमरान खान साहब, तो मतलब वो फिर ज़रा वहाँ निगेट होती है सूरत हाल। आप ये बता दीजिए कि ख़ानदानी और रिवायती सियासत दीगर पार्टियों में भी मौजूद है, लेकिन खान साहब से सवाल इसीलिए होता है कि वो इसके खात्मे के दावेदार रहे हैं और बात सिर्फ एक सीट की नहीं है। पंजाब काबीना का आप हशर देख लें, वही चेहरे हैं, वही सियासी ख़ानदान है, वही पोजीशंस में नज़र आते हैं। सो क्या तजर्बा है, इसलिए फ़ायदा तो पता ही है हमें कितना हुआ है पिछली पंजाब हुकूमत की गवर्नमेंट में, और किसको फ़ायदा है इसका? देखिए, मैंने तो अर्ज़ किया ना कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो यही कह रहे हैं कि आप मौरूसी सियासत को पाकिस्तान में अचानक फ़ौरन ख़त्म नहीं कर सकते। ये वक्त लगेगा। जब सियासी जमातें मजबूत होंगी, उनकी जड़ें अवामी होंगी, उनकी तंजीमें बेहतर होंगी, फिर लोग ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीक़े से अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता ये सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। तो खान साहब जो हैं अपने ही कहे हुए की गिरफ्त में आ गए हैं और इसीलिए उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। वरना सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान में यकसर आप ये जो हलकों की सियासत है और उसमें जो उम्मीदवारों की सियासत है और उनका जो वज़न है और उनकी जो ख़ानदानी अहमियत है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। शामी साहब, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि ये सिस्टम तब्दील कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब बात की जाए सियासतदानों से और उनसे यही सवाल किया जाए, भाई आपके बच्चे भी आगे, तो वो उनका यही जवाब होता है, भाई डॉक्टर्स के बच्चे भी तो डॉक्टर बनते हैं, तो इंजीनियर्स के बच्चे भी इंजीनियर्स बनते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, और सिस्टम को हम बुरा नहीं कहते, बिल्कुल। एंड दिस इज नथिंग अगेंस्ट, मे बी फॉर केस इन पॉइंट, अगर मेहरबान कुरैशी साहिबा की बात हो रही है तो दिस इज नॉट अगेंस्ट हर, दिस इज अगेंस्ट दिस सिस्टम। नए लोग इंतजार में बैठे हैं, दे डोंट इवन हैव अ फुट इन द डोर। वो किस तरह आगे आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इनके खानदान के 6 बच्चे जब तक आगे पूरा ये सियासी अपना जो सिलसिला है वो जब तक नहीं एस्टैब्लिश होंगे, हमारा तो कोई चांस नहीं है। तो ये तब्दीली कब लाने के लिए इमरान खान आए थे। बिल्कुल, ये बेशक ये आपने यूसुफ रज़ा गिलानी का जिक्र किया, अभी तो हम ऑब्वियसली बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली का जिक्र कर रहे हैं। सैकड़ों खानदान फैमिलीज ऐसी हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में। ये चेंज किस तरह आएगा? देखिए,
लोग पहुंच भी रहे हैं। देखिए मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं सिंध के, उनका ताल्लुक़ भुट्टो ख़ानदान से नहीं है। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो वज़ीर आज़म बने, फिर राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने, तो उनका ताल्लुक़ तो भुट्टो ख़ानदान से नहीं था। तो ख़ानदानों की जो सियासत है वो कमज़ोर हो रही है और मज़ीद कमज़ोर हो सकती है, लेकिन उसके लिए सियासी अमल को तवाना करना होगा। और ख़ुद पंजाब में भी आप देख लें, चौधरी परवेज़ अली साहब को मुस्लिम लीग नून ने और उसके इत्तेहादियों ने पेशकश की थी वज़ारत आला की। अगर वो कबूल कर लेते तो हमज़ा को वज़ीर आला ना बनाया जाता। तो अब चौधरी ख़ानदान जो है वो भी मुतअस्सर हुआ है और उसमें भी इख्तलाफात पैदा हुए हैं। तो इसी तरह जो दूसरे ख़ानदान हैं, अगर हमारा सियासी अमल चलता रहे और सियासी जमातें तवाना हो जाएं तो ये ख़ानदान कमज़ोर पड़ सकते हैं। और सियासी जमातों को कोशिश भी करनी चाहिए कि सियासतदानों को ये चाहिए कि ख़ानदानों को कमज़ोर करने की कोशिश करें, इनको दूध ना पिलाएं और इनको तवाना न करें। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब। और बात यही है कि सिस्टम चलते रहना चाहिए, सिस्टम में ब्रेक ना आए तो बहुत चीज़ें अपने आप अपने तय ठीक हो जाती हैं। अच्छा जी, लेकिन इस बार तो डिसेंट हम पीटीआई के बीच में से ही सुन रहे हैं ना कि उन्होंने खुद बड़ा प्रोटेस्ट किया मुल्तान में कि क्यों और कोई नज़र नहीं आया था। तो ये एक्चुअली ये उनकी आवाज़ भी है। मूविंग ऑन जी, लेट्स गो बैक टू स्पोर्ट्स। हमारा सेफ टॉपिक जो है ना वो स्पोर्ट्स ही रह गया और माशाल्लाह वी आर डूइंग सो वेल। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बातें भी करते हैं, बड़े एग्जांपल्स भी देखते हैं। आपको याद ही होगा कि बाबर आजम ने भी व्हेन विराट कोहली वाज़न्ट डूइंग सो वेल रिसेंटली, तो बाबर आजम ने भी बड़ी अच्छी ट्वीट की थी। तो ये जो तबादला ख्याल है ये होता रहता है और बड़ा ज़रूरी भी है। तो अब जी किसने किसको किया है? जनाब नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, आपको पता ही है। अरशद नदीम उनको बड़ा आइडल भी मानते हैं अपना, और कॉमनवेल्थ में अरशद के गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज ने ट्वीट किया, उन्हें मुबारकबाद दी है और जनाब आइंदा मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद जियो ने उसे गुफ्तगू में भी कहा था ना कि नीरज चोपड़ा भाई इस बार इवेंट में शिरकत नहीं कर सके क्योंकि वो इंजरी का शिकार हैं और मैं उनके अगले मुकाबले में नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। तो वाइस वर्सा ये बाहमी भाईचारा चल रहा है मेरा ख्याल है। सो ये सब कुछ तो हो रहा है और मुल्कों के ताल्लुकात जैसे भी हों, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ना, जो लोगों का आपस में ताल्लुकात है, उसमें कोई दरार नहीं है। चाहे वो नीरज और अरशद हों, चाहे कोई और सतह का ताल्लुक हो। कॉन्ट्ररी हमने देखा कि ये जब मिलते हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स में ऑन द फील्ड कंपटीशन होता होगा बट दे रियली गेट अलोंग। अभी पुराने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, हमारे क्रिकेटर्स के भी इंटरव्यूज वगैरह अगर आप सुने तो दे हैव गुड रिगार्ड फॉर ईच अदर। सो बाबर ने जहां विराट कोहली का आपको पता ज़रा उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो ट्वीट की थी, वहीं T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने जिस तरह से कंग्रेचुलेट किया था पाकिस्तानी लड़कों को, रिजवान और बाबर को, हालांकि पाकिस्तान जीता था और उसके बाद जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था, सो यू नो ये चीज़ें नीड्स टू बी मेंशन्ड एज़ वेल, दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड एज़ वेल कि अब ये जो एनिमोसिटी है या जो नफरत है, जो कुदूरतें हैं ना, वो शायद हुकूमतों की सतह पे रह गई हैं और टू बी प्रिसाइज नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना की सतह पे रह गई हैं। बाकी लोगों का आपस में कोई मसला नहीं है। और या फिर इंडियन मीडिया के कुछ अजीब से खौफनाक किस्म के एंकर जो हैं वही जहर उगलते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, और फिर जो हम बातें करते हैं ना, ऑब्वियसली जैसे अभी हम बता रहे थे जी इंडिया पाकिस्तान मैच होना है, सारे तैयार हो जाएं, रिवायती हरीफ, मतलब ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी देख लें, रिवायती हरीफ वो भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है ये सिर्फ मैचेस तक ही बात होती है बिकॉज इट्स अ कंपटीशन। ऑब्वियसली यू वांट टू बीट द अदर वन एंड यू वांट टू विन, लेकिन कोई नफरतें इधर नहीं है। दे ऑल गेट अलोंग, दे ऑल एडमायर ईच अदर। और कोई बहुत अच्छा खेल रहा हो, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो क्यों नहीं एडमिरेशन होगी। डोंट वी वांट टू बी लाइक समबडी हु इज डूइंग बेटर देन अस, एस्पिरेशन होती है ना एक, तो वो हमें बड़ी अच्छी नजर आई। मुझे लग रहा है एक मच्छर बैठा हुआ है, तो मैं अगर इस कॉफी में तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार सरफराज साहब बताइएगा क्या हम एक्सपेक्ट करें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आज भी शाम में तवक्को है, उसके बाद फिर उम्मीद है कि सिलसिला आगे 2-3 दिन 4 दिन तक चलेगा, 14 अगस्त तक है। और उसमें तेज़ी जो है आज शाम से, जैसे 10 का हम कह रहे थे तो आज तो खैर 9 है, तो कल से उसमें फिर ज़्यादा शिद्दत आने का इम्कान है मानसून हवाओं का, इसलिए कि अभी तक एक लो प्रेशर एरिया इधर इंडियन गुजरात पर मौजूद है और दूसरा उधर सेंट्रल इंडिया पर और एक पीछे ईस्टर्न इंडिया पर। तो वो जो तेज स्पेल है असल में वो जो
पीछे ईस्टर्न इंडिया पर या सेंट्रल इंडिया पर एक मौजूद है, जब वो अप्रोच करेगा आज रात में कह लें किसी वक्त उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर तेज स्पेल मतवक्के है। और वैसे तो पिछले 2 दिन से जैसे कहीं हल्की हो गई, कहीं मॉडरेट हो गई, आज भी शाम से एक्सपेक्टेड है। दिन में तो इस तरह गर्मी और हब्स ही रहेगा, लेकिन इवनिंग से फिर थंडरस्टॉर्म के तो साथ यानी आज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं 14 अगस्त तक बारिशें जो हैं वो हल्की फुल्की या फिर तेज़ भी हम एक्सपेक्ट करें। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये लास्ट आखिरी स्पेल होगा, या इसके बाद भी आप इस महीने में देखते हैं? नहीं, आखिरी बिल्कुल नहीं होगा जी। ये स्पेल तो जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें जो शिद्दत होगी ना वो 11, 12, 13 जो 3 दिन होंगे, यानी जुम्मा और अगला वीकेंड जो होगा, तीनों दिन, ये इसमें ज़्यादा तेज स्पेल का इम्कान है। और उसमें जैसे कि एडवाइजरी या फोरकास्ट में हम बता रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग का और लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग का खदशा रहेगा उसके दौरान। तो उसमें एक आध दिन का हो सकता है, वो भी गैप एज सच नहीं होगा। 15 अगस्त को यानी 14 तक तो ये चलेगा ये स्पेल, और 15 अगस्त को फिर उसमें कुछ ठहराव आएगा, कुछ कमी होगी, हल्की फुल्की चलती रहेगी। लेकिन 16 से ऑनवर्ड एक और स्पेल है, 16 से लेकर 18 तक। तो ये बैक टू बैक एक तरह से 2 स्पेल हैं, अच्छे तेज स्पेल। अच्छा, ये बता दें सरदार साहब, अब बैक टू बैक 2 स्पेल हैं। अभी तो अल्लाह माफ़ करे, क्या बला का हब्स है, सांस नहीं आ रहा, सी ब्रीज बिल्कुल बंद है। तो रात में गरज चमक के साथ बारिश के बाद ये सी ब्रीज तरह चलना शुरू हो जाएगी? देखिए, ये जो असल में सर्कुलेशन है ना हवाओं की, ये जब तक पूरी तरह से निकलेगी नहीं, यानी ये मेरे ख्याल में सी ब्रीज इस दौरान, बारिश के दौरान तो वैसे भी थोड़ी देर के लिए तो तेज हवाएं चलती हैं, अदरवाइज उस तरह से नहीं चल रही होती। तो ये अगले 2 दिन एटलीस्ट इसी तरह से रहेगा, यानी गर्मी और हब्स। और उसकी वजह ये है कि जो हवाएं सर्कुलेट कर रही हैं समंदर के अंदर, वो इंडियन गुजरात के और ऊपर उस एरिया के पास, तो उसकी वजह से सी ब्रीज एक तरह से ब्लॉक हो जाती है, ऊपर लैंड तक उस तरह से स्पीड के साथ नहीं आती। जी सरदार सरफराज साहब, बलूचिस्तान का भी बता दें, क्योंकि हमें बड़ी फिक्र है, और ख़ास तौर पे वैसे तो कोई भी हमारी जगह नहीं है जो अफोर्ड कर सकती है मज़ीद तेज़ बारिश और तूफ़ान, लेकिन बलूचिस्तान में क्या फोरकास्ट है? बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी ये स्पेल आगे जब सिंध पे पूरी तरह से एक तरह से ओवरलैप कर लेगा 10 तारीख के बाद, तो मेरे ख्याल में 10 की रात से या 11 से ऑनवर्ड बलूचिस्तान में भी अगले 3-4 दिन यानी 14-15 तक वहाँ भी तेज स्पेल है। खासकर जो बलूचिस्तान के मशरकी अजला हैं और जनूबी अजला हैं, जहाँ पर ऑलरेडी दसबेला, खुजदार और उधर उस ऊपर सिब्बी, कोलू, बारखान और दूसरा किला सैफुल्ला, जाफराबाद, नसीराबाद, इन सभी एरियाज में तेज स्पेल मुतवक्के। और इसके साथ साथ मकरान कोस्ट के साथ जो शहर हैं उनमें भी तेज स्पेल मुतवक्के है। ये सिलसिला कराची पे से होता हुआ फिर आगे उधर मकरान की तरफ ही बढ़ेगा। हम बस दुआ कर सकते हैं कि आपने जिक्र किया, ये तो पहले ही बहुत बुरी तरह मुतासिर है। सरदार सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और बस हम दुआ कर सकते हैं कि जितनी भी फोरकास्ट हो, जो भी हो, बस बादल आए और थोड़ा सा हल्का सा कोई फुहार करके आगे फुर हो जाए। सही कहा ना? और अब मतलब बता ही दिया गया है, तो बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली आई होप कि वज़ीर आज़म और जो सूबाई हुकूमत है वो पहले से इंतजाम कर रहे हैं। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।